ये बताएं कि लास्ट क्लास में कहां तक पहुंचे थे हम लोग? हिंदू अंतः प्रज्ञावाद, इंट्यूशनिज्म। ठीक है, अब शुरू करते हैं। कोरम पूरा हो गया। देखिए, दरअसल आपका सिलेबस पूरा हो चुका है और अब हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सिर्फ इसलिए कि अच्छा लगता है हम लोगों को इकट्ठे बैठना, क्योंकि सिलेबस तो दरअसल हो चुका है, कुछ बचा तो है नहीं। अब क्या करवाएं? पूरी इंडियन फिलोसफी हो गई, पूरी वेस्टर्न फिलोसफी हो गई। अब इसके बाद कल्पना कर करके हम कुछ प्रश्न निकाल सकते हैं। जैसे मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम में है भारत और विश्व के विचारक, आपने पढ़े हैं भारत और यूरोप के विचारक, या अमेरिका पढ़ा थोड़ा सा। कोई कह सकता है कि ऐसे कुछ विचारक जो ना भारत के हैं ना पश्चिम के हैं, उनका नीति मीमांसा में क्या योगदान है? तो उसका एक ही तरीका है कि चीन के दो विचारकों के बारे में चार चार पॉइंट्स पता होने चाहिए। एक का नाम कन्फ्यूशियस है और एक का नाम लाओ त्से। आपने नाम सुना होगा लाओ त्से का, उसके बारे में चार चार पॉइंट्स पढ़ लें। एक विचारक जिस पर सवाल पूछ लिया गया था उसका नाम जॉन रॉल्स है। जॉन रॉल्स का जिक्र बार बार आया बीच में, थोड़ा सा हम जॉन रॉल्स को समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। इतना तो मुझे लगता है हम कर लेंगे बहुत जल्दी। उसके बाद आप मुझे बताएं कि आपकी क्या अपेक्षा, क्या कोई और चिंतक आपको ऐसा है जो अपील करता है, परेशान करता है, आप उसको जानना चाहते हो? कौन? मैक्स वेबर को थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं 10 मिनट कि मैक्स वेबर ने क्या बातें कही हैं, क्योंकि मैक्स वेबर पर भी एक अब सवाल आया। हालांकि वो सवाल ऐसा है कि मैक्स वेबर को पढ़े बिना भी हम कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में ही उसका आंसर नहीं थे, कोई दिक्कत उसमें है नहीं, पर तब भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा कोई और इच्छा आपकी हो किसी और चिंतक को लेकर के, उस पर बात होनी चाहिए? हाँ, मार्क्स पे, ठीक है, मार्क्सियन एथिक्स। और इसके अलावा इतना ही है। एक अगर आप चाहेंगे तो हम थोड़ा सा जेंडर जो डिस्कोर्स है उसके हिसाब से एथिक्स की पोजीशन क्या हो सकती है उसको देख लेंगे। तो जेंडर एथिक्स पे 10-15 मिनट कुछ 3-4 पॉइंट्स की अगर कोई वाक्य आ ही जाए तो क्या क्या लिख के आना है, इतना। शुद्ध रूप से ये मानते हुए कि अगर सवाल आ गया तो कुछ लिखने के लिए होना चाहिए आपके पास, न कि उसे बहुत विस्तार में दे, क्योंकि इनमें से हर टॉपिक ऐसा है कि आप उसे पढ़ना चाहें तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना ही पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास का एजेंडा हमारा तय हुआ और एजेंडा ये है कि हम कन्फ्यूशियस, लाओ त्से, रॉल्स, थोड़ा सा मैक्स वेबर और मार्क्सिस्ट एथिक्स, थोड़ा सा जेंडर एथिक्स, इन सबको डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक क्लास में हो जाना चाहिए। उसके बाद अप्लाइड एथिक्स की दुनिया है। हालांकि इसके नोट्स जो आपको मिले हैं मैंने आज ध्यान से देखे, इन नोट्स के बाद कुछ भी बात करने की जरूरत रह नहीं जाती क्लास में, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मैं हल्का हल्का संकेत कर दूंगा सभी टॉपिक्स से कि किसमें क्या क्या चीजें आती हैं, एक संकेत के रूप में एक क्लास हम कर लेंगे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं कि आज या अधिकतम कल आपका बैच समाप्त हो। आज भी हो सकता है, चांस की बात। मुझे डाउट है कि फिलोसफी वाला कितने घंटे में होगा। अगर ये हो गया 2.5 घंटे में फिर तो आज ही हो जाएगा, और अगर ये 2.5 घंटे में नहीं हुआ, अगर क्योंकि क्वेश्चंस भी करने हैं ना, टॉपिक नंबर 5 के क्वेश्चंस डिस्कस करना चाह रहे हैं आप लोग, हाँ, तो इस वजह से हो सकता है कि हमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। अप्लाइड एथिक्स पे क्वेश्चंस नहीं के बराबर आए आज तक, तो उस पे क्वेश्चंस का मसला नहीं है। और एक तरीका ये भी कि आज जो नोट्स मिल रहे हैं आपको अप्लाइड एथिक्स के, अगर आप एक बार उसको पढ़ के आ जाएं तो बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए 2 घंटे में सारी बातों को समाप्त करना। तो पढ़ के आएंगे आप लोग, या जैसे रोज आते हैं वैसे आएंगे? जैसे रोज आते हैं वैसे आएंगे, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। देखिए, चीन में 2 ट्रेडिशंस बहुत प्रसिद्ध हुए जो एथिक्स की दुनिया में जिनका नाम है, ख्याति है। उनमें से एक का नाम है कन्फ्यूशनिज्म या कन्फ्यूशियसवाद। उसके जो प्रवर्तक हैं उनका असली नाम तो था कुंग फुतेज कुंग, लेकिन उसका नाम पड़ गया है कन्फ्यूशियस, और अब उस सिद्धांत का नाम पड़ गया कन्फ्यूशियनिज्म यानी कन्फ्यूशियसवाद। कोई विस्तृत बात नहीं करनी है, ये देखे 2-2 मिनट में कुछ शब्द नोट करने हैं, एक प्रश्न है तो उस पर आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो कन्फ्यूशियस जो था चीन में, अगर उसकी एथिक्स के बारे में बात करनी हो तो हम 3-4 पॉइंट्स में देखें। सबसे पहली बात यह है कि उसको कहा जाता है चीन का मानवतावाद, चाइनीज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब होता है वह विचारधारा जो मनुष्य को चिंतन के केंद्र में रखती है, इस सेंस में, क्योंकि कन्फ्यूशियनिज्म में भी मनुष्य केंद्र में है। कन्फ्यूशियस ठीक उस समय का व्यक्ति है जिस समय बुद्ध और महावीर भारत में हुए, तो 6th सेंचुरी बीसी के आसपास। और बुद्ध और महावीर के दर्शन में भी कहते हैं, बुद्ध में विशेष रूप से, कि ह्यूमनिज्म का इनिशियल रूप दिखाई पड़ता है। इस सेंस में कह सकते हैं कि जिस समय भारत में पहली बार मानववाद पैदा हुआ बुद्ध के यहाँ, लगभग उसी समय चीन में भी ह्यूमनिज्म पैदा हुआ। दूसरी बात यह है कि इनके इथिक्स को अगर आप उसी वर्गीकरण में रखना चाहें तो इसको बोलेंगे वर्च्यू इथिक्स, क्योंकि कन्फ्यूशियस ने कुछ वर्च्यूज पे बल दिया और कहा कि जीवन का जो सार है वो यही है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन में कहने के लिए 2 बातें। दूसरी बात, अगर इनसे पूछे कि बेसिक वैल्यू क्या है, मूलभूत मूल्य क्या है इनके दर्शन में, तो एक बहुत प्रसिद्ध कथा चलती है कन्फ्यूशनिज्म में, जिसमें एक चेला है, एक गुरु है। जैसे भारत में ना बुद्ध हैं तो चेले पूछते थे, बुद्ध मुस्कुराते थे, ऐसे ही एक चेले ने कन्फ्यूशियस से पूछा कि चेला चाहता है कि बहुत कम मेहनत में सब कुछ प्राप्त हो जाए मुझे, और गुरु समझाना चाहता है कि बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अंत में चेले ने पूछा कि गुरुजी, क्या आप मुझे एक शब्द में सारी नैतिकता का सार समझा सकते हैं? मुझे विस्तार में नहीं जाना है, फिल्म टाइप पढ़ाई करनी है जिसमें सारी नैतिकता एक शब्द में ही प्राप्त हो जाए। तो गुरु ने बहुत सोच के, कन्फ्यूशियस ने बहुत सोच के अंत में कहा कि अगर एक शब्द में ही समझना है तो वो शब्द है रेसिप्रोसिटी। मतलब उसने चाइनीज में कहा होगा, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। तो आप मुझे बताएं कि आप में से कितने लोग रेसिप्रोसिटी का अर्थ समझ रहे हैं, एग्जैक्ट एकदम सही अर्थ नहीं समझ रहे हैं? तो क्या ये किसी सिटी का नाम है? हाँ। रेसिप्रोकल होना क्या होता है? विलोम। रेसिप्रोकल विलोम होता है? नहीं, 1 by 1 नहीं होता।
रेसिप्रोकल होने का मतलब है पारस्परिक, रेसिप्रोसिटी का मतलब पारस्परिकता। इसका मतलब यदि कोई आपके साथ अच्छा करे तो आप उसके साथ भी अच्छा करें, इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। तो रेसिप्रोसिटी एक मूल्य माना जाता है, कृतज्ञ होना किसी के प्रति, किसी ने आपकी हेल्प की, आपने उसकी हेल्प कर दी। तो एक वो कहानी, एक वाक्य में बस नोट कर लीजिए, परीक्षा में लिख किया जाएगा कि विद्यार्थी ने कन्फ्यूशियस से पूछा, मैंने बताया ना, वही बात लिख देंगे ना। एक विद्यार्थी ने कन्फ्यूशियस से पूछा, यदि पूरी नैतिकता को एक शब्द में परिभाषित करना हो तो कैसे करें? और कन्फ्यूशियस ने क्या जवाब दिया? रेसिप्रोसिटी, यानी कि पारस्परिकता। और इसका बेसिक मतलब, यदि कोई तुम्हारे साथ अच्छा करता है तो उसके साथ हमेशा अच्छा करो, कृतज्ञ रहो। ये मूल्य कन्फ्यूशियन में सबसे पहला है। इस नियम को बोलते हैं गोल्डन रूल, स्वर्णिम नियम। तो गोल्डन रूल ऑफ कन्फ्यूशनिज्म होता है रेसिप्रोसिटी। दो बातें हो गई। अब तीसरी और अंतिम बात पर आ जाइए। अंतिम बात यह कि नैतिकता को तीन सिद्धांतों के रूप में देखा है। इनका नीति शास्त्र तीन सिद्धांतों पर टिका हुआ है। चाइनीज नाम कैसे होते हैं आपको पता ही है, और जैसे हमें चीन के नाम बड़े अजीब से लगते हैं ना, तो चाइना वालों से हमारा नाम पूछ के देखिए कभी, उनको भी उतना ही तबाही होती है जितना तबाही हमको उनके नाम में होती है। तो जैसे अभी कौन है, शीफिंग, ये नाम है, शी जिनपिंग, शी। तो इन्होंने तीन शब्द बताए हैं। एक शब्द है LI, ली। दूसरे सिद्धांत का नाम है YI, यी, ली, यी। और तीसरे शब्द का नाम है रेन, REN, रेन। तो पूरी की पूरी कन्फ्यूशन एथिक्स तीन सिद्धांतों पर टिकी है, ली, यी और रेन। स्पष्ट हुआ एकदम? ध्यान रखना, ठीक से याद करें इनको, ली, यी, रेन। कल पूछूंगा मैं आपसे, है ना? तो जो यी है, बीच वाला यी का मतलब है बुनियादी मूल्य। तो जो जीवन के बुनियादी मूल्य हैं उनको ये रखते हैं यी में, YI, यी में रखते हैं, ठीक है। और बुनियादी मूल्य क्या है? तो अगर दो ध्यान रखने हो, पहले तो रेसिप्रोसिटी है ही, यानी कि पारस्परिकता है ही, रेसिप्रोसिटी। और एक होता है राइटियसनेस। राइटियसनेस का मतलब क्या होना चाहिए? राइटियसनेस क्या अर्थ हो सकता है इसका? राइटियसनेस का मतलब होता है उपयुक्तता, मतलब हर जगह वही करना जो उचित है, औचित्य। राइटियसनेस के लिए सही शब्द है औचित्य। हमारा व्यवहार हर स्थान पर वैसा हो जैसा वहां होना चाहिए, इसको बोलते हैं औचित्य या राइटनेस, ठीक है। तो ये तो हो गया, बुनियादी मूल्य हो गया। रन का जो मतलब होता है वो होता है सद्गुण, यानी कि वर्च्यूज। जिन वर्च्यूज पे बल दिया है कन्फ्यूशियन सिस्टम में, उसको बोलते हैं रन, यानी कि वर्च्यूज। ऐसे वर्च्यूज 5 प्रमुख हैं, नोट कर लीजिए। पहला है सीरियसनेस। आप, मैं अंग्रेजी में बोलता हूं, आप बताइए हिंदी में क्या होगा? बताइए सीरियसनेस के लिए। संवेदना, गंभीरता। हाँ, जो आपके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, या जो कूट कूट के आपके अंदर भरी गई है, इनमें से जो भी वाक्य आपको ठीक लगे वो मान लीजिए ना। सीरियसनेस हो गया, गंभीरता। दूसरा है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी, सिंसियरिटी भी लगभग वही होता है, लेकिन यहाँ पर सिंसियर होने का मतलब है सच्चा होना। तो सत्यनिष्ठा मान लीजिए, सत्य के नजदीक होना, ऐसा कुछ कर लीजिए। एक होता है जनरोसिटी। जनरोसिटी को हिंदी में बोल देते हैं उदारता। और उदारता का मतलब दूसरों की मदद थोड़ा ज्यादा ही कर देनी चाहिए, बजाय ये सोचने की। कैलकुलेटर दिमाग में बहुत नहीं रखना चाहिए कि इसने मेरी इतनी हेल्प की, तो इसने 4.25 रुपए की हेल्प की, मैंने 4 रुपए 35 पैसे कर दी, तो बड़ा मुश्किल हो गया। तो थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़कर समाज यानी व्यक्ति के हित में काम कर देना चाहिए, उसको बोलते हैं। एक शब्द है काइंडनेस, यानी दयालुता। और एक है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? डिलीजेंस यानी परिश्रम, कठोर मेहनत। तो गंभीरता, उपयुक्तता, उदारता, दयालुता, परिश्रम, ये 5 वर्च्यूज अगर किसी के जीवन में है तो वो रेन हो गया उसके अंदर, यानी कि वो बहुत शानदार व्यक्ति माना जाएगा। अब बचा जो ली है। ली का मतलब 2 चीजें हैं, आचरण और कर्मकांड। उचित आचरण करना और उचित कर्मकांड करना जीवन में, इसको बोलते हैं ली, LI, ली। इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, 3 एस्पेक्ट्स इसमें बताए गए हैं। पहला एस्पेक्ट है दैनिक जीवन में उचित आचरण, जिसको एटिकेट्स बोलते हैं ना, एटिकेट्स। आपने कभी डांट खाई है इस बात मम्मी से कि एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स नहीं है तुम लोगों को? तो जो मैनरिज्म है, एटिकेट्स हैं, उसको बोलते हैं दैनिक जीवन में। जैसे कहीं भोजन करने गए हैं तो थोड़ा सा देखना पड़ता है ना आसपास कैसे खाना है। शादी ब्याह में गए, सीधे हाथ से शुरू हो गया खाना, चावल प्लेट में डाले एक पहाड़ भर के, और उसके बाद सीधे हाथ से ही मसल मसल के खाना शुरू कर दिया। तो पेरेंट्स आंख दिखा के क्या भागोगे, चम्मच से खाओ, तमीज से खाओ थोड़ा सा। और जीवन में सबसे मुश्किल भोजन करना होता है किसी सैनिक के साथ। अगर आप किसी सेना के अफसर के आसपास बैठे हों और साथ में खाना खाने की बाध्यता हो जाए, वहां तो बड़ा तामझाम है। वहां तो कांटा सीधा रखा है कि उल्टा रखा है, उसी में पूरा खेल हो जाता है। कांटा किधर, छुरी किधर, चम्मच। एक तो 3-3 हथियार प्लेट में रखे हो तो आम आदमी खा ही नहीं पाता। उनको तीनों हथियार न केवल चाहिए बल्कि उनका सटीक उपयोग भी करना है। चावल का अगर एक दाना बच गया है तो वो एक दाना कौन से हथियार से उठेगा ये उनको ठीक से पता होता है। बाकी लोग दाएं बाएं देखते हैं कि एक बार उधर देखे जरा 1 सेकंड के लिए, उसके बाद तो हम पूरा काम कर ही देंगे। लेकिन और सबसे मुश्किल है डोसा, अगर आप खा रहे हो और आपको दिया गया हो एक छुरी, एक कांटा, एक चम्मच, खा लेते हैं आप लोग उससे?
कितने लोग छुरी कांटे से डोसा खा लेते हैं पूरा ठीक से सफाई के साथ, क्या बात है, गजब। वही तो बात है, नई जनरेशन कमाल की है। और कितने लोग ताक में रहते हैं कि कोई एक मौका मिलते ही डोसा रोटी हो जाता है जिनके लिए उसके बाद रोटी का तोड़ ताड़ के उसको कार्यक्रम शुरू हुआ। तो ध्यान रखना है, दैनिक जीवन में एटिकेट्स होने चाहिए। ठीक, पहली बात ये है। दूसरी बात, आपने सुना होगा कि इनके यहाँ पूर्वज पूजा का बहुत कंसेप्ट था। पूर्वज पूजा के एक अनुष्ठान चाइनीज लोग खूब करते हैं और वो कन्फ्यूशन की ट्रेडिशन में भी है। तो एंसेस्टर वर्शिप, यानी जो पूर्वज हमारे दिवंगत हो गए उनकी पूजा करता रहना चाहिए, एक ये है। और तीसरा है सामाजिक प्रतिमानों का पालन। सामाजिक प्रतिमान समझ रहे हैं ना, सामाजिक प्रतिमान या परंपराएं जो हैं उनका पालन करना। तो यदि आप इतना कुछ कर लेते हैं तो फिर आप चाइनीज हिसाब से नैतिक हो गए। ठीक है, तो 3 सिद्धांत बताओ जल्दी से, कौन कौन से हैं? ली, यी और रेन। ठीक है, इसके साथ ही कन्फ्यूशियस समाप्त हो गया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज ऐसे ही खत्म करेंगे इन सबको। ये पढ़ाने का अकेला उद्देश्य कभी अगर आ जाए तो आप कम से कम 2-4 वाक्य लिख सके। चीन में ही एक और दार्शनिक हुआ, थोड़ा सा बाद में शायद, और एक परंपरा है उसको बोलते हैं ताओवाद। ठीक है, ये ताओवाद है ना, माओवाद है ना, ताओवाद है, ध्यान रखना है ना। माओवाद तो चीन में ही हुआ, लेकिन ताओवाद हरियाणा में पाया जाता है। वहां हर असंभव व्यक्ति को ताऊ कहा जाता है। 2 तरह के व्यक्ति ताऊ की श्रेणी में आते हैं, एक जो उम्र की वजह से असंभव हो चुके हैं, दूसरा जो उम्र के बिना ही असंभव हो चुके हैं। असंभव समझ रहे, जिसे समझाना संभव ना रहा हो। जैसे आप कुछ भी समझाने का प्रयास करें और एक समय के बाद आप हार मान ले, तो हार मानने का सबसे अच्छा शब्द क्या गढ़ा गया है? ताऊ। तो बोलते हैं अरे ताऊ तेरी समझ में नहीं आएगा ताऊ। तो वो ताऊ छोटा भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसको विशेष परिश्रम करना होता है। वो ये साबित करे कि मैं बचपन से ही समझने की क्षमताओं से वंचित हो चुका हूँ, या मैं यौवन में ही ऐसा हूं कि नहीं समझाया जा सकता मुझे। और बूढ़े व्यक्ति प्रायः साबित करते रहते हैं, तो उनको ताऊ कहने में खास दिक्कत नहीं आती है। तो ताऊवाद है, ये ताऊवाद है, ताऊ। इस ताऊवाद के जो प्रवर्तक हैं उनका असली नाम क्या है, लोग बहुत डाउट में हैं। जो भी है, लाओ से ऐसा कुछ नाम इनका था, ये तो पता लगता है। तो इनके जो नाम प्रसिद्ध हैं अंग्रेजी में, एक नाम प्रसिद्ध है LAOZI, लाओजी। लाओजी नहीं कि लाओ लाओ लाओजी, ऐसे नहीं, लाओजी, ज है, ज, लाओजी। कुछ लोग इनको बोलते हैं लाओ त्जू, LAO उसके बाद TZU, लाओ त्जू। ठीक, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं, TZ के बाद E आएगा। तो इनमें से कोई भी मिले, आप ये मत समझिए कि 3 भाई थे, एक ही व्यक्ति का नाम है। एक ही व्यक्ति का नाम लिखने के 3 तरीके हैं। और भारत में, हिंदी प्रदेश में, इनका नाम जो हिंदी में लिखते हैं उसमें ज की जगह स कर देते हैं, उसको बोलते हैं लाओ त्से। क्या आपने इनका नाम कभी सुना है, लाओ त्से का? सुना है, बहुत बढ़िया। हमारे देश में एक लोकप्रिय फिलोसफर हुए कुछ साल पहले जिनका नाम था ओशो रजनीश। इनका नाम भी सुना आपने? बड़ा गजब, आप तो पढ़ते हैं भाई, कितना जानते हैं। तो ओशो रजनीश जिन लोगों के बहुत बड़े फैन रहे, बहुत बड़े प्रशंसक रहे, उनमें से एक है लाओ त्से। तो लाओ त्से पे उन्होंने खूब जम के लिखा है। स्पष्ट यहाँ तक? फिर जो लाओ त्से है उनकी एक पुस्तक है, जिस पुस्तक के बेस पर हम मानते हैं कि ताओ धर्म क्या कहना चाहता है, और वो बुक है ताओ ते चिंग। इसमें सुविधा ये है कि अगर आप नाम थोड़ा दाएं बाएं कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परीक्षक भी समझ नहीं पाएगा कि इसमें कौन सी चीज में सही है। ताओ ते चिंग, ताओ किम जोंग, आप कुछ भी लिख के आएंगे तो चल जाएगा, लेकिन है ना, किताब का दरअसल नाम है ताओ ते चिंग। ठीक है, और ताओ ते चिंग के अंदर जो सिद्धांत बताए गए हैं उसको बोलते हैं, जो ताओवाद का नीति मीमांसी पक्ष है, वो करीब 6 सिद्धांत हैं। सीधे आइए उन सिद्धांतों पर कि अगर ताओवाद पर प्रश्न आ गया, आएगा तो नहीं अगले 100 साल तक भी, लेकिन मान लीजिए कभी निबंध में लिखने का मन कर गया आपको, निबंध में ये सारा ज्ञान जो इथिक्स में नहीं आएगा ना, वहां उड़ेल के आ जाना है, ये सब वहां काम आ जाएगा। तो अब किसी ने पूछा नहीं, आप ये कह सकते थे कि निबंध का पेपर तो पहले हो जाता है, इथिक्स बाद में होता है। तो ये आप कैसे कह रहे हैं कि जो इथिक्स में काम ना है निबंध में डाल देना उसको? या तो आप मान के चल रहे हैं कि 2 बार हमें मेंस देना ही होगा, तो पहली बार जो इथिक्स में काम नहीं आया वो अगले साल के निबंध में डाल दे। ये तो अब हमें अंडर वैल्यू कर रहे हैं इसका मतलब। चलिए 6 सिद्धांत है, जल्दी से नाम लिखो उनका। नंबर 1 है सेल्फलेसनेस, यानी कि क्या होगा? स्वार्थहीनता। स्वार्थहीनता। देखिए, लाओ त्से की सबसे ज्यादा सम्मान आजकल जिस वजह से होता है ना, अगर मैं 6 सिद्धांत तो लिख लेंगे, एक सिद्धांत अगर कहना हो, वो है इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मतलब प्रकृति को केंद्र में रखने का चिंतन, जैसे महात्मा गांधी बोलते हैं, कुछ कुछ वैसा चिंतन। तो पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण। और एक दिन मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण में और पारिस्थितिकी में अंतर होता है। ध्यान है वो क्या अंतर था? पर्यावरण कहने का मतलब है कि मेरे आसपास क्या क्या चीजें मुझे प्रभावित कर रही हैं। तो पर्यावरण कहने का मतलब ये होता है कि केंद्र में मैं ही हूं, ये पर्यावरण है। पर्यावरण, मेरे आसपास की सराउंडिंग्स में क्या क्या चीजें हैं। तो जब हम पर्यावरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम चाहे ना चाहे खुद को सेंटर में रखते हैं। और इकोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि कौन केंद्र में है, वहां कोई केंद्र में नहीं है, सब उस सिस्टम का पार्ट होते हैं।
तो पारिस्थितिकी चिंतन का मतलब होता है जहां मनुष्य को भी सेंटर में न रखा जा रहा हो, बल्कि एक पूरे इकोसिस्टम के बहुत सारे पक्ष हैं जिनमें से एक पक्ष के रूप में मनुष्य भी शामिल है। जहां ये पर्सपेक्टिव होगा वहां हम कहेंगे कि इकोलॉजी है। तो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बहुत प्राचीन काल में देखना हो, उपनिषदों में दिखता है, चीन की परंपरा में देखें तो लाओत्से में दिखता है। और इसका मतलब प्रकृति को टॉर्चर नहीं करना है, प्रकृति का शोषण नहीं करना है, प्रकृति के अनुसार जीना है। तो प्रकृति के अनुसार जीना, ये दृष्टिकोण लाओत्से का, जैसे ओशो रजनीश ने इसकी बहुत तारीफ की है। अब बाकी धर्मों के जो पूजा स्थल है वो अगर देखेंगे, जैसे हिंदुओं में कोई मंदिर है, मंदिर के अंदर पेड़ पौधे आपको दिखेंगे, इसकी संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। या मंदिर पेड़ पौधों के बीच में बनाया जाएगा, ऐसी संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। आमतौर पर वो अलग होगा, एकदम कंक्रीट से, पत्थर से, अच्छे पत्थर से वो इमारतें भव्य गढ़ी जाएंगी, उस तरह का होगा। आप ईसाइयों के चर्च देखें, किसी बड़ी चर्च में, वेटिकन सिटी वगैरह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, इतना बड़ा स्थापत्य है, लेकिन एक भी पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा वहां पर। यही इस्लाम की मस्जिदों में है। लेकिन ताओ धर्म अपने आप में एक ऐसा धर्म है जिनके जो पूजा स्थल है, धार्मिक स्थल है, वो एकदम प्रकृति के बीच में होते हैं। मतलब हजारों जंगल होंगे, वो उनका धार्मिक स्थल होगा, वहीं कुछ प्रतीक होंगे। और उनकी पहली शर्त है कि जो कुछ भी करना है प्रकृति का हिस्सा बन के करना है, प्रकृति से कट के नहीं करना है। तो ताओवाद का मूल सिद्धांत, जो सारे सिद्धांतों के केंद्र में, वो क्या है? इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब जो 6 सिद्धांत उन्होंने दिए उसकी आप लिस्ट बना लीजिए। पहला सिद्धांत क्या लिखा आपने? सेल्फलेसनेस, यानी कि स्वार्थहीनता। दूसरा है मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग भारत में किसने दिया था? बुद्ध ने। और पश्चिम में कांट ने। कांट कठोरवाद, चरम कठोरवाद का प्रवर्तक है। अरस्तु किसने बताया? वेरी गुड, पिछली बार भी आपने बताया था ना? हाँ, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो नंबर 2 पे हो गया मध्यम मार्ग, मॉडरेशन। नंबर 3 पे लिखिए सृष्टि के रहस्यों से सीखना। सृष्टि के रहस्यों से सीखना मतलब कहते हैं कि दुनिया में कुछ रहस्य रहे तो उस रहस्य का अपना आनंद है। हर चीज को जान ही लेना, ऐसा क्या है? रहस्य को आनंद लीजिए, रहस्य से सीखिए। चौथा, जो कि सबसे मुश्किल है, दूसरों पर नियंत्रण करने की भावना से मुक्त रहना। दूसरों पर नियंत्रण करने की भावना से मुक्त रहना, नॉन कॉन्ट्रिवेंस कहते हैं। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जहां आपने किसी पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, इसका मतलब दरअसल प्रेम वहां खत्म हो चुका है। तो आप ये बताइए ईमानदारी से कि आपके माता पिता आपको छूट ज्यादा देते हैं या कंट्रोल ज्यादा करते हैं? जो अनुपात है उसी अनुपात में व्याख्या कर लीजिए। सबका अनुपात अलग अलग होगा, सेम तो होगा नहीं। और ये दोस्ती में, प्रेम में, सब चीजों में होता है। दो लोग एक दूसरे के दोस्त हैं, परिचित हैं, पूरे आजाद हैं। एक दिन किसी ने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं या करती हूं। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूं या करता हूं। और उसके बाद हुआ कि ठीक है, आज से फिर हम एक दूसरे के BFGF हुए। और जैसी BFGF की घोषणा होती है, उसके अगले क्षण से एक अजीब किस्म की मक्कारी शुरू हो जाती है। अगले क्षण से फिर एक दूसरे से पूछते हैं, जरा पासवर्ड बताओ अपना, तुम्हारा ईमेल का पासवर्ड बताओ, फोन का पासवर्ड बताओ। इसका मतलब अब हम तुम पे कंट्रोल करेंगे, अब तुम्हारी आजादी खत्म, क्योंकि तुमने हाँ बोल दिया है। पॉसेसिवनेस जिसको बोलते हैं, पॉसेसिवनेस, वो शुरू हो जाती है। जंगलीपन की हद तक लोग पॉसेसिव हो जाते हैं। आजकल तो कमिटमेंट का प्रमाण ये हो गया है कि जैसे ही बोलते हैं यस आई लव यू, दिस इज माई पासवर्ड। फोन का पासवर्ड, ईमेल का पासवर्ड, व्हाट्सएप का पासवर्ड, इंस्टा का पासवर्ड, फेसबुक, सारे पासवर्ड शिफ्ट किए जाते हैं। ये मेरे पासवर्ड, ये तेरे पासवर्ड। अब तुम्हारे अकाउंट में मैं घुस के वहां से मैं कमेंट करूंगा और मेरे अकाउंट में तुम। ATM का भी होता ही होगा। ये गधेपन का चरम स्तर है। किसी का पासवर्ड मांगना गधेपन का चरम स्तर है, क्योंकि इस गधे को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर उसे कुछ करना ही होगा तो एक ईमेल अकाउंट शुरू करने में 1 मिनट लगता है। एक का पासवर्ड दे दिया, एक नया शुरू कर दिया। अगर एक खास पते पे ही ईमेल भेजना हो तो उसके लिए एक ईमेल अकाउंट चाहिए अलग से, और क्या चाहिए? अजीब किस्म का है। तो वैसे तो आप लोग अच्छे बच्चे हैं, ऐसे चक्कर में पड़ते ही नहीं होंगे, लेकिन कभी आपके जीवन में ऐसी स्थिति बने जब आप किसी के मतलब ठेकेदार बन जाएं, तो उस ठेकेदारी में ईमेल मत मांगिएगा। खराब लगता है, बदतमीजी लगती है। और याद करना उस समय लाओत्से को, नॉन कॉन्ट्रिवेंस, दूसरों पर नियंत्रण करने की भावना से मुक्ति। और आज से 10-12 साल बाद जब चिन्नू मुन्नू होंगे ना, उनको कंट्रोल मत करना, वरना आपके रहेंगे नहीं। कंट्रोल करोगे तो बस रहना एकदम। चलिए, 4 हो गया। पांचवा नैतिक नियम है डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है? निर्लिप्तता। निर्लिप्तता, डिटैचमेंट। इसका मतलब जो कृष्ण का तरीका है ना, राम वाला नहीं, कृष्ण। राम का यह है कि एक विवाह किया उन्होंने सीता जी के साथ, फिर वनवास को गए, वहां अपहरण हुआ, रोने लगे, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं रोते हुए, क्या तुमने सीता को देखा है? मैं परेशान हो गया हूं। मतलब हाल देखिए उनका क्या है। मतलब प्रेम में आदमी किस हद पे चला जाता है कि वहां जो पक्षी है उनसे पूछ रहे हैं कि हे पक्षी, तुमने सीता को देखा है? उनकी स्थिति देखिए। उन्होंने कौवे से पूछा था, आप जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने पूछा कौवे पक्षी, तुमने सीता को देखा है? क्या नहीं देखा है? तो अब क्या साबित करना चाह रहे हैं अपने बारे में? क्यों साबित करते हैं ऐसा? तो ये होता है कि राम जो है लिप्त हैं। राम एक प्रेम में, जबकि भगवान है, भगवान को निर्लिप्त होना चाहिए, किंतु राम
अवतार के रूप में आए, किसी से प्रेम किया और प्रेम में पूरी तरह से तल्लीन हो गए, डूब गए, मुक्त नहीं रह पाए। कृष्ण है जो आजकल की भाषा में लोग बोलते हैं फ्लर्ट करना, वो होता है निर्लिप्त रहना, कि किसी से प्रेम करना लेकिन प्रेम करते हुए भी तटस्थ रहना, कि ठीक है शाम 6 से 7 का ये है प्रसंग है, इतना ही प्रसंग है, उससे ज़्यादा प्रसंग नहीं है, ये भाव अगर रहे। और उस बीच में अगर मान लीजिए कोई ब्रेकअप की नौबत आ जाए, कोई कहे कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तो ये नहीं कि आंसू धड़ाधड़ निकल रहे हैं, रो रहे हैं, जमीन पर लेट गए मछली की तरह से कि मुझे माफ कर दो, ये सब ड्रामा नहीं। कहना कि ठीक है, ओके बाय। सीधे पूछना कि आज से ब्रेकअप करना है या वीकेंड की बात करना है, तो वो कहे आज से, तो ठीक है, ओके बाय बाय। ये है निर्लिप्तता, जो बीत गई सो बात गई। ये मतलब ये तो प्रेम की बात हुई, ये जीवन के किसी भी रूप में, जीवन में कुछ भी कितना भी अच्छा समय रहा हो, कितना भी प्यारा हो, यदि वो गुजर गया तो लिप्त नहीं होना है, उससे बाहर निकल जाना है। इसको बोलते हैं निर्लिप्तता, जो कृष्ण के जीवन को देख के लगता है कि बहुत बेहतर है। गांव में है तो गोपियां एक नहीं सैकड़ों खेल रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उनको, तो ऐसी हरकतें जो अच्छी नहीं मानी जाएंगी वो भी उनके साथ कर रहे हैं। फिर मथुरा आ गए, भूल गए, गोपियां वहां रो रो के बुरा हाल, कृष्ण भूल ही गए कि कहां से आए हम। ये जो होता है ना, जो लोग ऐसा कर पाते हैं, जिसको बोलते हैं मिस न करना, वो जीवन में बहुत सहज रह पाते हैं। इसलिए लाओ त्से ने कहा कि लिप्त मत हो। परंतु बात है ह्यूमिलिटी, और ह्यूमिलिटी का मतलब है विनम्रता, विनम्रता, ह्यूमिलिटी। जब आपने 12वीं क्लास पास की तो ऑटोग्राफ सबसे लिए थे दोस्तों के, लिए होंगे, एक डायरी बनाई, क्या बोलते हैं उसके, स्क्रैप बुक बोलते हैं, स्लैम बुक बोलते हैं, मैं बोला स्क्रैप बुक, स्लैम बुक बोलते हैं। बाद में स्क्रैप में जाती है अलग बात है, लेकिन उस समय तो स्लैम बुक बोलते हैं। फिर सब साइन करवाते हैं, लिखो मेरे बारे में, कई लोग खून से लिखते हैं उसमें, ले एकदम है ना, लहू से लिखते हैं। कुछ बीच में जो खून से लिखना चाहते हैं पर डरते हैं, तो मच्छर मार के उसके खून से फिर लिखते हैं कि खून से लिखा है, स्याही ना समझना। इस बात से लिप्त है, मतलब उसके बाद रोते रहते हैं कई 6 महीने तक, है मेरे दोस्त चले गए, है मेरे दोस्त चले गए। पर मस्त मौला कैसे होते हैं, अरे क्या लिखना है, हो गया, आज तक हमारा साथ था, 13 साल का साथ, नर्सरी से 12वीं तक का, आज खत्म हो रहा है, कॉलेज जाओ, नए दोस्त बनाओ, मस्त रहो। अब तो व्हाट्सएप है ही ना, पहले तो व्हाट्सएप नहीं था उस जमाने में। देखो इसी बात से याद रही किसी की, किसी, चलिए तो हो गया, लाउत से भी हो गया, इतना ही लाउत से पढ़ना है आपका। अब लाउत से हो गया जाउत से चला भी गया, इतना सही था। आउत से होने से पहले पहले जाउत से हो गया। चलो भाई ये हुआ। अब थोड़ा समझने वाला हिस्सा, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स, देखिए रॉल्स से थोड़ा समझ लेते हैं कंसेप्ट इसका क्या है, तो उससे सोशल जस्टिस के किसी भी सवाल में अपन का इस्तेमाल कर सकते हैं और एथिक्स में भी कर ही सकते हैं। सबसे पहले एक बार याद कीजिए, मैंने एक बार आपसे कहा था, अगर आप इनका थोड़ा सा पृष्ठभूमि और परिचय समझना चाहें तो आपको ध्यान होगा कि एक विचारधारा थी उदारवाद, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसे, लिबरलिज्म। ठीक है, मैंने एक बार आपको विस्तार में समझाया था कि उदारवाद नाम की विचारधारा के 4 चरण हैं, और 4 चरणों में अगर आप क्रम देखना चाहें तो पहला यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। यानी कि पहला और तीसरा अपनी प्रकृति में काफी नजदीक हैं, और दूसरा और चौथा अपनी प्रकृति में काफी नजदीक हैं। ठीक, तो जो पहला है उसे कुछ लोग कहते हैं आरंभिक उदारवाद, कुछ कहते हैं नकारात्मक उदारवाद, इनिशियल लिबरलिज्म या नेगेटिव लिबरलिज्म। तो जो ज्यादा प्रसिद्ध शब्द है वो नेगेटिव लिबरलिज्म शब्द प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद उसके विरोध में जो पैदा हुआ उसको बोलते हैं या तो आधुनिक उदारवाद या बोलते हैं सकारात्मक उदारवाद। ये भी आपको ध्यान ही होगा, मॉडर्न लिबरलिज्म या फिर पॉजिटिव लिबरलिज्म। ठीक, फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद एक थर्ड ट्रेडिशन आया जिसको कहा गया लिबर्टेरियनिज्म, और लिबर्टेरियनिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वेच्छा तंत्रवाद, या कहीं कहीं नियो लिबरलिज्म भी बोल देते हैं इसको, नव उदारवाद या नियो लिबरलिज्म। और जब नव उदारवाद प्रसिद्ध होने लगा तो उसके विरोध में उसी समय में एक और विचारधारा पैदा हुई जिसको कहा गया, या तो कहा गया इगैलिटेरियनिज्म, और कुछ लोगों ने जी की जगह क्यू यू कर दिया तो बन गया इक्वालिटेरियनिज्म। और इसके लिए हिंदी शब्द प्रचलित है समतावाद। ये सारा आपको ध्यान है या एकदम नया लग रहा है आपको? ये ध्यान है, कुछ मतलब एग्जैक्टली याद नहीं होगा लेकिन आइडिया तो लग रहा होगा ना कैसी बात हुई थी। चलिए, तो उदारवाद बेसिकली वो दर्शन है जो पूंजीवाद का समर्थक है। अगर आप उदारवाद की बात करेंगे उससे पूंजीवाद, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसके जो 2 सबसे बड़े मूल्य हैं, मतलब मूल्य तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है सबसे बड़ा, लेकिन जिस विचारधारा को सपोर्ट करता है वो विचारधारा पूंजीवाद है। स्पष्ट एकदम। तो इसी धारणा के तहत मैं काम करता हूं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो उदारवाद था शुरुआती, अगर आपको बताना हो कि उसके 4-5 मूल्य कौन से हैं तो एक बार लिस्ट बना लेते हैं ताकि आप समझ सकें कि जॉन रॉल्स किन चीजों का विरोध करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब आप में से कितने लोग मुझे बता सकते हैं कि इन चारों धाराओं में कौन कौन से विचारक हुए थे? आप ये समझ पा रहे हैं कि दूसरी और चौथी विचारधारा लगभग एक जैसी है चिंतन में, और पहली और तीसरी लगभग एक जैसी है। मैं कुछ लोगों का नाम बोलूं, आप 1 2 3 4 बोलेंगे? पक्का सोच लीजिए। चलो,
जॉन लॉक। अच्छा मैं बोल देता हूँ, कोई बात नहीं, आप क्यों परेशान होते हैं। एक तो लिखो JL, जॉन लॉक, ठीक। इसके बाद एक आदमी का नाम लिखो JB, बताओ फुल फॉर्म। जेरेमी बेंथम। इस उदारवाद के पापा कौन थे? जॉन लॉक थे। बाकी सब चाचा वगैरह हैं, पापा जॉन लॉक। एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, AS एडम स्मिथ, वेरी गुड। एक और था जिसका नाम था HS, आप बोलेंगे हरि सिंह, हर्बर्ट स्पेंसर। चलो, तो नेगेटिव लिबरलिज्म जब भी आपके सामने है, बस 4 व्यक्ति ध्यान रखिए, इन चारों के कॉमन विचार को बोलते हैं नेगेटिव लिबरलिज्म। स्पष्ट हो गया एकदम। फिर कोई कहेगा भाई पॉजिटिव लिबरलिज्म में कौन कौन आता है, तो आप एक व्यक्ति का नाम तो बोल देना, JSM। क्या बात है, गजब, एकदम पूरा खतरनाक बता दिया। JSM से JS मिल निकाल लिया, गजब कर दिया, बहुत बढ़िया। और एक है HJL, हेराल्ड J लास्की। आप केवल लास्की लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ज्यादा हीरो बन रहे हो तो नंबर 3 बताओ, M। अब बताओ, मार्क्स। क्योंकि आपको M से एक याद आ रहा, तो बोल दिया मार्क्स। इसका नाम कभी आया नहीं हमारे सामने। इस व्यक्ति का नाम मैकाइवर। मैकाइवर और पेज, जो आपने नाम सुना ना, तो पेज नहीं, सिर्फ मैकाइवर, वही वाला मैकाइवर, वो भी पॉजिटिव लिबरलिज्म का चिंतक हुआ है, मैकाइवर, ठीक है। अगर आपने एक व्यक्ति का नाम सुना हो तो यूज करेंगे, वरना गोली मारो उसको। उसका नाम है LT हॉबहाउस। जिन्होंने सुना है वो चाहे तो उसका नाम भी नोट कर लें, वो भी स्कूल में है, तो नहीं सुना तो गोली मारिए, बहुत हो गया। इसके बाद लिबर्टेरियनिज्म यानी स्वेच्छातंत्रवाद यानी नव उदारवाद। इसमें 4 विचारक बहुत प्रसिद्ध हुए थे। आप किसी एक का नाम बताइए। क्या बात है, किसने बताया? बहुत बढ़िया, फ्रीडमैन। पूरा नाम क्या था? मिल्टन फ्रीडमैन। लिप्टन नहीं, मिल्टन, चाय नहीं, मिल्टन फ्रीडमैन। एक तो ये हो गया। दूसरा कौन बताएगा? गुड, RN, रॉबर्ट नोजिक। नोजिक है, NOZIC, रॉबर्ट नोजिक। एक कोई और बता दो, किसी शहर के नाम पे है। बर्लिन, बहुत बढ़िया, आइजिया बर्लिन कहते हैं इसको, आप बर्लिन याद कर लीजिए, बर्लिन। चौथा लंदन, FA हेयक, बहुत बढ़िया, FA हेयक। केवल हेयक भी याद रह जाए तो भी काम चलेगा धूमधाम से। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं कि नव उदारवाद के 4 चिंतक हैं, जिनमें से एक का नाम मिल्टन फ्रीडमैन, सबसे प्रसिद्ध वही है। एक है रॉबर्ट नोजिक, एक है आइजिया बर्लिन, और चौथा है FA हेयक। इनके विरोध में जो समतावाद शुरू हुआ, उस समतावाद में 2 महान विचारक हुए। उनमें से एक का नाम है JR, जिसको पढ़ने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। उसका नाम है जॉन रॉल्स, और वो किस विचारधारा से है? इक्वालिटेरियनिज्म या इगैलिटेरियनिज्म या समतावाद। और एक दूसरा व्यक्ति है CB मैकफरसन। CB मैकफरसन, बहुत नींद आ रही है समय, है ना? अपना देखो, अपना CB मैकफरसन, ठीक है। ये सारे विचारक ये पहले बताए जा चुके हैं और आज फिर बताए गए हैं, लेकिन आज के बाद कोई नहीं बता पाएगा आपको। इसके बाद आपको याद ही करने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा ना बैकग्राउंड ध्यान रखिए, ताकि आपको मैकफरसन और रॉल्स की अप्रोच समझ में आ जाए। जो पूंजीवाद का समर्थक है यानी कि उदारवाद का समर्थक है, तो नकारात्मक उदारवाद कहें या स्वेच्छातंत्रवाद कहें, इनकी एथिक्स एक जैसी है। और यदि आपको कुल मिला के 5 बिंदु ध्यान रखने हो इनके बारे में, कभी कोई सवाल आ जाए, आप इन 5 बिंदुओं से काम चला सकें। तो सबसे पहली बात, यदि व्यक्ति की बात करें, तो ये प्रत्येक व्यक्ति को मानते हैं कि विवेकशील है और अपने बारे में बेस्ट फैसला वो खुद कर सकता है। और दूसरा कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जितनी अधिक स्वाधीनता दी जा सकती है समाज बनाए रखते हुए, उतनी अधिक स्वाधीनता उसको मिलनी ही चाहिए। तो प्रत्येक व्यक्ति को जितनी अधिक संभव स्वतंत्रता हो, वो उपलब्ध हो, ये इनका नैतिक आदर्श है। स्पष्ट हुआ? हर व्यक्ति समझदार है, अपने फैसले खुद कर सकता है, ज्यादा बीच में हीरो बनने की जरूरत नहीं है। अगर वो वयस्क है, समझदार है, तो अपने जीवन के फैसले खुद करेगा, किसी और को टांग लाने की जरूरत नहीं है। और दूसरा व्यक्ति को अधिकतम स्वाधीनता मिलनी चाहिए। अगर आप राज्य की बात करेंगे, तो ये चाहते हैं कि राज्य की शक्तियां कम से कम हो, राज्य तो हो, लेकिन राज्य की शक्तियां न्यूनतम शक्तियां हो। और न्यूनतम शक्ति वाले राज्य को बोलते हैं पुलिस राज्य, पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट का मतलब जिस राज्य का काम केवल लॉ एंड ऑर्डर है, डेवलपमेंट, वेलफेयर, वो उसके काम नहीं। केवल और केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य का काम है, उसके बियॉन्ड उसका कोई काम नहीं है। इसको बोलते हैं मिनिमल स्टेट, मिनिमलिस्ट स्टेट, न्यूनतम शासन। और इसी का एक नाम है पुलिस राज्य। इसी का नाम है नाइट वॉचमैन स्टेट, यानी कि रात्रि रक्षक राज्य। ये सब राज्य एक ही प्रकार के राज्य हैं, इन सब में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जब भी राज्य की शक्तियां बढ़ती हैं, तो लिबरल लोग बहुत तनाव में आ जाते हैं, जैसे आजकल भारत में देख रहे हैं। राज्य की शक्ति, सरकार की शक्ति बढ़ते ही लिबरल्स को तनाव होता है, क्योंकि उससे उनकी आजादी कम होती है। इस भाव में जो कहता हो कि आधार कार्ड गलत है क्योंकि राइट टू प्राइवेसी खत्म होता है, वो बेसिकली इस अप्रोच से कनेक्टेड हो सकता है, ये मान के चलिए, क्योंकि लिबरल व्यक्ति को इस बात से तनाव होता है। तीसरी बात, यदि आप कहेंगे कि अर्थव्यवस्था के स्तर पर कैसी नैतिकता का समर्थन ये लोग करते हैं, तो ये लोग पूंजीवाद के समर्थक हैं। सबसे पहली बात ये है, पूंजीवाद में क्या होता है? उद्यमशीलता होती है, लाभ कमाने की इच्छा होती है। तो लाभ को ये लोग नैतिक मानते हैं, अनैतिक नहीं मानते हैं। पूंजीवाद का मतलब ये है कि लाभ को नैतिक मानने वाली व्यवस्था, न कि अनैतिक मानने वाली व्यवस्था, ठीक। दूसरी बात ये कहते हैं कि एक रूल होता है डिमांड एंड सप्लाई का। तो डिमांड और सप्लाई का जो रूल है, वो रूल अपने आप में पवित्र है, और इसी बेस पर एक नियम चलता है जिसको बोलते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध की स्वतंत्रता।
इसका मतलब दुकान का मालिक, फैक्ट्री का मालिक या रोजगार देने वाला व्यक्ति फ्री है, मजदूर या नौकरी करने वाला व्यक्ति भी फ्री है। अगर दोनों की सहमति हो तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लें, एग्रीमेंट कर लें। अनुबंध का मतलब कॉन्ट्रैक्ट, फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि नौकरी देने वाला और नौकरी लेने वाला अपनी इच्छा से, स्वाधीनता से चाहे तो समझौता कर सकते हैं। समझौता करने से पहले वो फ्री है। यदि समझौता कर लिया तो समझौते की शर्तों से बंधे हैं और इस बात को कानून व्यवस्था देखेगी कि कोई समझौता करके तोड़ ना सके। इस सिस्टम को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये कहते हैं कि ये सिस्टम होना चाहिए, अगर ये सिस्टम है तो ठीक है। और अंतिम बात है कि संपत्ति की धारणा को ये बहुत सम्मान के भाव से देखते हैं और ये मानते हैं कि संपत्ति की धारणा एक प्राकृतिक अधिकार है जिसे दुनिया का कोई भी राज्य हमसे छीन नहीं सकता है। तो संपत्ति का बड़ा सम्मान है, वेल्थ, प्रॉपर्टी, उसका सम्मान है। ये बताएं कि पूंजीवाद में कंपटीशन अच्छी बात मानी जाती है, बुरी बात मानी जाती है? अच्छी बात है। इसलिए अगर इनसे आप पूछे कि आप समाज को किस रूप में देखते हैं, तो एक बहुत प्रसिद्ध कथन इनका है कि समाज में सब लोगों का संबंध एक दौड़ के समान है, एक रेस के समान है। समाज एक दौड़ स्थल है, एक रेस कंपटीशन का वेन्यू है। जैसे आप सब हैं, अपने सोच के देखिए ना, उदारवाद के हिसाब से आप सब अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की जान दे सकते हैं टाइप का मामला है, या एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं? आपके बीच का सही संबंध तकनीकी तौर पर क्या है? आप प्रतिस्पर्धी हैं, प्रतियोगी हैं, आप सब एक रेस में दौड़ रहे हैं। ये सबको पता है कि उस रेस में रिजल्ट सबका इक्वल नहीं आने वाला है। उस रेस में कोई फर्स्ट आएगा, कोई बीच में आएगा, कोई पीछे रहेगा। लेकिन आपको ये भरोसा है कि सिस्टम ने एक नियम बना रखा है कि रेस में पार्टिसिपेट कैसे करना है। आप सबको पता है कि रेस में एंट्री मारने के नियम है, 6 अटेम्प्ट्स हैं या 9 हैं, या जो आपकी कैटेगरी उसके हिसाब से अटेम्प्ट्स हैं। ग्रेजुएशन करनी है वो आपको पता है, नियम स्पष्ट हैं। एग्जाम का सिस्टम आमतौर पर आप ये विश्वास करते हैं कि उससे भेदभाव नहीं है, वो एक न्यूट्रल सिस्टम है। आप सबने उसमें पार्टिसिपेट किया और उस रेस में कोई जीतेगा, कोई हारेगा, सीधी सी बात है। रेस बहुत सारी हो रही हैं। आपने क्रॉस कंट्री में भाग लिया, लेकिन आप 42 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए, मैराथन नहीं दौड़ पाए। फिर आपने कहा छोड़ दो भाई, हाफ मैराथन ट्राई करते हैं, 21 किलोमीटर में चले गए। हाफ मैराथन दौड़े, आपको लगा इसमें भी सांस फूल रहा है, तो 100 मीटर से स्टार्ट करते हैं। फिर आप 100 मीटर में गए, वहाँ तेज दौड़े। करते करते बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, आपको चॉइस है, आप उन सब में जा रहे हैं। और जिस कॉम्पिटिशन में फाइनली आपको सफलता मिल गई, उसके बाद भी स्कोप है और कॉम्पिटिशन्स हैं। आप उसके बाद किसी और में भी दौड़ सकते हैं। अंततः जब तक दौड़ने की आज़ादी है, दौड़ते रहेंगे और अंत में जहां जाके मंजिल मिल जाएगी, आप मान लेंगे कि यही इस रेस में आपको मिलने वाली उपलब्धि यही है। यही तो मसला है। आपने आईएएस एग्जाम दिया, आईएएस बन गए, आप उस दौड़ में टॉप कर गए। अब आपको दौड़ने की जरूरत नहीं, अब आपको अगली दौड़ में भाग लेना है। काडर और वो सब तामझाम, अच्छा जिला, बुरा जिला, वो सब दौड़ है। और यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए हर दौड़ में फेल होता गया, पर उसको पार्टिसिपेट करने का अधिकार पूरा मिला, नियमों से उल्लंघन किसने नहीं किया, भेदभाव किसने नहीं किया, तो किसी दौड़ से होने वाले ऐसे परिणाम, सफल असफल परिणाम, ये जस्टिफाइड हैं या अनजस्टिफाइड हैं? अब आप थोड़ा गमगीन हो गए, आपको लग रहा है यार ये क्या हो गया, लेकिन इनके हिसाब से बताइए भी जस्टिफाइड है। तो समाज में सब व्यक्ति एक दौड़ में लगे हुए हैं और दौड़ में निकलने वाले परिणाम, बशर्ते नियम का उल्लंघन कोई ना करे, जो परिणाम है वो जस्टिफाइड है। तो बताइए जल्दी से, अगर परिणाम जस्टिफाइड है तो ये लोग समानता में बहुत विश्वास करते हैं या समान प्रतियोगिता में निकलने वाले असमान परिणामों को लेकर संतुष्ट रहते हैं? प्रतियोगिता समान हो, रिजल्ट्स असमान हो तो कोई समस्या नहीं। अगर प्रतियोगिता ही समान नहीं तो दिक्कत है। समानता पे टिकी प्रतियोगिता से निकलने वाले असमान परिणाम, उनसे पैदा होने वाली असमानता, ये जस्टिफाइड है, इसमें कोई समस्या नहीं है। ये उदारवाद की सोच थी, पूंजीपतियों के समर्थन में पैदा हुआ दर्शन। और यदि कोई इनसे पूछ ले अंतिम बात जो नव उदारवाद में ज्यादा आई, वो ये कि वितरण मूलक न्याय यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये कैसे होगा। इस पर मिल्टन फ्रीडमैन ने खूब लिखा है, सबने लिखा, फ्रीडमैन का लिखा हुआ ज्यादा प्रामाणिक माना गया। तो कुल मिलाकर खेल क्या है, समाज में एक कंपटीशन जैसा है। सब लोग अपनी अपनी तरह से मेहनत करते हैं, अपनी अपनी तरह से कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की। आप सब भी कर रहे हैं, सब करते ही हैं। कौन तय करेगा कि किसको क्या मिलना चाहिए, है ना? हम सब चाहते हैं कि हमें अधिकार ज्यादा मिले, सम्मान ज्यादा मिले, धन ज्यादा मिले। किसको कितना धन मिले, किसको कितनी पावर मिले, किसको कितनी प्रतिष्ठा मिले, ये अंततः कैसे तय होना चाहिए, उसका मैकेनिज्म क्या हो, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मैकेनिज्म। वितरण मूलक न्याय में वितरण करने का जो काम है कौन करेगा, फैसला कौन करेगा? अरस्तु ने इस पर पहली बार विचार किया। अरस्तु ने कहा कि हम गुणों से तय करेंगे, और करते करते एरिस्टोक्रेसी पे ले गया बात, जो परंपराओं से जुड़ती है बात। यानी अगर ट्रेडिशन पुरुषों के पक्ष में है तो पुरुषों को सम्मान ज्यादा मिलना चाहिए। अरस्तु ऐसी बात कह रहा था, जो कि अच्छी बात नहीं। नव उदारवाद ने कहा कि दुनिया का कोई भी मैकेनिज्म ठीक नहीं है। जैसे आप राज्य को बीच में लेके आएंगे, राज्य कोई कैसा तंत्र है, राज्य व्यक्ति ही चलाते हैं ना। और जैसे व्यक्ति बीच में आ गया, आप मान के चलिए कि ये संतोष हर व्यक्ति को मिल ही नहीं सकता कि मुझे सही मिल गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का सोच के देखिए, कांग्रेस सोच रही थी कि हमने उनके योगदान के हिसाब से उनको ठीक सम्मान दिया हुआ है, वो सोच रहे थे कि मेरा जितना योगदान है उसके हिसाब से मुझे ठीक नहीं मिला है। और ये असंतुष्टि मूल रूप से इसलिए है कि वितरण करने वाला कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के विवेक पर उस व्यक्ति को भरोसा खत्म हो सकता है जिसको लगता है कि उसको कम मिला है। ऑब्जेक्टिविटी है नहीं। उड़ीसा में गरीबी बहुत ज्यादा है, आतंकवाद नहीं है। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद गरीबी से पैदा होता है, उनसे पूछिए कभी
उड़ीसा में इतनी गरीबी है, अफ्रीका की इतनी सारी ट्राइब्स में इतनी गरीबी है, आतंकवाद नहीं है। पंजाब में गरीबी नहीं थी पर आतंकवाद हो गया था। अगर आतंकवाद का संबंध सच में गरीबी से होता तो दुनिया के हर गरीब राज्य में आतंकवाद दिखता और अमीर राज्यों में ना दिखता। लेकिन जो सैंपल्स हैं वो सैंपल्स इस बात की तस्दीक नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे सिद्धांत में कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई खोट है। और इसलिए वितरणमूलक न्याय के लिए कहते हैं एक ऐसा सिस्टम जो ह्यूमन इंटरवेंशन से मुक्त होना चाहिए, मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। और ये कहते हैं कि एक ही सिस्टम ऐसा है और वो है मुक्त बाजार, फ्री मार्केट। फ्री मार्केट इज द ओनली मैकेनिज्म विच गिव्स जस्टिस विदाउट प्रेजुडिस। बिना पूर्वाग्रहों के वितरणमूलक न्याय करने वाला एकमात्र सिस्टम मुक्त बाजार हो सकता है। कितना आसान है, बाजार ओपन है, आप जिस दिन चाहे एंट्री कर लें बाजार में। आपने श्रम या उद्यमशीलता जो भी आपके पास है उसके साथ अंदर घुसे। जैसे पैसा है आपके पास लेकिन उद्यमशीलता नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप एक जमीन खरीद लेंगे और रेंट पे लगा देंगे। मुखर्जी नगर की अधिकांश अर्थव्यवस्था इसी पे चल रही है। धन एक जमाने में था, उद्यमशीलता नहीं थी, तो लोगों ने क्या किया, संपत्ति खरीदी, उसको रेंट पे लगा दिया। उनकी उद्यमशीलता का वही हिस्सा है। किसी ने क्या किया, उसके पास धन था, उद्यमशीलता नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं संपत्ति खरीद कर रेंट लूं, इससे अच्छा कि मैं पैसा ब्याज पे दूं, इंटरेस्ट पे दूं। वो साहूकार बन गया, पैसा देता है बदले में ब्याज लेता है। रिस्क ज्यादा है क्योंकि जिसको पैसा दिया पैसा लेके भाग सकता है। संपत्ति किराए पे दी, संपत्ति लेके भाग नहीं सकता है लेकिन पैसा लेके भाग सकता है। रिस्क ज्यादा है इसलिए वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा रहती है, खतरा भी ज्यादा होता है। एक तीसरा व्यक्ति है, उसके पास पैसा नहीं है, उद्यमशीलता है। उसने क्या किया, जो आदमी रेंट पे देना चाह रहा है घर, उससे रेंट पे ले लिया। जो ब्याज पे पैसा देना चाह रहा है उससे ब्याज से पैसा ले लिया। कुछ लोगों को काम पे रखा, उद्यम शुरू किया। रिस्क पूरा इसका है, बाकी सबकी निश्चित आय मिलती रहेगी। और उसने अपने स्टार्टअप पे सच में झंडे गाड़ दिए। 5 ही साल बाद स्थिति ये हो गई कि जिन 3 लोगों ने सपोर्ट किया वो सब बहुत छोटे रह गए, ये बहुत आगे निकल गया क्योंकि इसमें उद्यमशीलता थी। उसने एक प्रयास किया और प्रयास के माध्यम से आगे बढ़ गया। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो मुक्त बाजार क्या करता है, किसी व्यक्ति की क्षमताओं के हिसाब से जो सही मूल्यांकन उसका होना चाहिए वो करता है और उतना ही उसको प्रदान करता है जितना उसने समाज को योगदान दिया है। इस अप्रोच को बोलते हैं कि फ्री मार्केट जस्टिस का एकमात्र साधन है। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि उदारवाद नव उदारवाद का पूरा सिस्टम आप समझ गए, एथिक्स का कैसा वो चाहते हैं। ठीक है, इसके खिलाफ जो विचारधारा पैदा हुई थी वो थी आधुनिक सकारात्मक उदारवाद, जिसमें जेएस मिल ने शुरुआती काम किया था। जेएस मिल को आप पढ़ चुके हैं। जो ये वाला पक्ष है, मैं समतावाद लिखता हूं लेकिन इसमें दोनों चीजों को हम ध्यान रख लेंगे। देखो, एक बेसिक बात रॉल्स को पढ़ने से पहले ध्यान रखना कि समतावाद के लोग भी बेसिकली उदारवाद के ही लोग हैं। और जो व्यक्ति उदारवाद का होता है इसका मतलब है कि पूंजीवाद का समर्थन तो वो करता ही करता है। इसलिए समतावाद के लोग भी पूंजीवाद के खिलाफ नहीं है। कई बार रॉल्स को पढ़ के ऐसी गलतफहमी हो जाती है कि रॉल्स पूंजीवाद के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। रॉल्स पूंजीवाद का समर्थक है, लेकिन वो पूंजीवाद को पूरी तरह से फ्री इकोनॉमी लेसेस फेयर के मॉडल में नहीं चलाना चाहता, जिस पे चलाना चाहते हैं उदारवाद के परंपरागत लोग या नव उदारवादी। उनका लेसेस फेयर का मॉडल है। लेसेस फेयर समझते हैं ना आप लोग, अहस्तक्षेप, राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, इकोनॉमी फ्री फंक्शन करेगी। ये भी उदारवादी है, पर इनका मानना है कि उदारवाद के साथ साथ सामाजिक न्याय को साधना जरूरी है। और सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है ना सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब कानून वाला जस्टिस नहीं है। सोशल जस्टिस का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में तो सोशल जस्टिस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, डीजे। डीजे सुनते कैसे नींद उड़ गई सबकी, डीजे वाले बाबू, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस में यदि आप कोशिश करते हैं कि वंचित लोग मुख्य धारा में आ जाएं, वितरण मूलक न्याय के क्षेत्र में वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए किया गया प्रयास कहलाता है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस प्रयास भी है, परिणाम भी है। आपने जो प्रयास किया वो सोशल जस्टिस है, जो रिजल्ट निकल के आया वो भी सोशल जस्टिस है। और सोशल जस्टिस का सबसे अच्छा मैकेनिज्म माना जाता है रिजर्वेशन, आरक्षण। आरक्षण सुनते कुछ लोगों को आग लग जाती होगी आप में से एकदम, है ना। अंदर लगता होगा कि कुछ उबल रहा है और कुछ को लगता होगा राहत, आह ये ना होता तो आज हम और हमारा समाज बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में ना होता, ये भाव लगता होगा। तो एक बेसिक बात समझ लें, समतावाद कहता है कि उदारवाद ठीक है, पूंजीवाद ठीक है, किंतु पूंजीवाद के साथ सामाजिक न्याय चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब होता है समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए किए गए प्रयासों और परिणामों का समुच्चय, वो सामाजिक न्याय है। रिजर्वेशन उसी की एक युक्ति है। और ये जो भी कहेगा पूंजीवाद के समर्थन के साथ कहेगा उसको बोलेंगे कि वो समतावादी है। और जो पूंजीवाद का विरोध करते हुए ये बात कहेगा उसको बोलेंगे वो समाजवादी है। इसमें इतना ही अंतर है। नेहरू के समाजवाद और रॉल्स के समतावाद में इतना ही अंतर है कि नेहरू पूंजीवाद का विरोध करते हुए अपनी बात कहेंगे और रॉल्स पूंजीवाद का समर्थन करते हुए अपनी बात कहेगा। ये बेसिक अंतर जहां पर सारे डिफरेंसेस लाई करते हैं वो ये है। यहां तक ठीक है? नींद अच्छे से आ रही है आप लोगों को?
अब आइए रॉल्स पर, जॉन रॉल्स। अब अगर मैं आपसे एक ही शब्द में कहूं कि रॉल्स जिस विचारधारा के व्यक्ति हैं उस विचारधारा का नाम समतावाद है, तो अब तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। समतावादी विचारक। समता पार्टी नहीं, समतावादी विचारक। और इनका समय जो है बेसिकली वो 20th सेंचुरी के एंड का समय है। इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब 1971 में लिखी गई थी। उस किताब का नाम है ए थियरी ऑफ जस्टिस। इस किताब को लिखने के बाद इनका वही लेवल हो गया पॉलिटिकल फिलोसफी में जो प्लेटो और अरस्तू का लेवल है, उस लेवल के दार्शनिक माने जाते हैं। ए थियरी ऑफ जस्टिस, न्याय का एक सिद्धांत। और वैसे इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे 30 साल से ज्यादा समय तक, और वहीं रहते हुए उन्होंने अपना सारा शोध कार्य और लेखन कार्य किया है। इतना परिचय काफी है जॉन रॉल्स के बारे में। अब आइए कि रॉल्स का सिद्धांत क्या है, रॉल्स क्या कहना चाह रहे हैं। जॉन रॉल्स का जस्टिस का सिद्धांत क्या है, हमें यह पढ़ना है। उनका यही सिद्धांत बेसिक सिद्धांत है, इसी में से सोशल जस्टिस का पूरा विचार निकलता है। तो जॉन रॉल्स ऑन जस्टिस। चलिए देखिए, आपको ध्यान होगा कि एक दार्शनिक ने कहा था कि जस्टिस सबसे बड़ा सद्गुण है। तो जॉन रॉल्स भी कहते हैं कि जस्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्च्यू है। किसने कहा था इससे पहले? प्लेटो ने कहा था। बहुत बढ़िया। तो जिस तरह से प्लेटो ने कहा था उसी तरह से जॉन रॉल्स ने भी कहा कि जस्टिस अपने आप में समाज का सबसे ऊंचा वर्च्यू है। हाँ, ये जरूर कहा कि अकेला पर्याप्त नहीं है, जबकि प्लेटो को पढ़ के लगता है कि ये अकेला पर्याप्त है, क्योंकि इसके होने का मतलब बाकी वर्च्यूज पहले सेट हो चुके हैं, वो भाव आता है। लेकिन इसका ज्यादा इंटरेस्ट जो है, जो रुचि है, वो रुचि ज्यादा है डीजे में। बताओ डीजे क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, वितरण मूलक न्याय। और वितरण मूलक न्याय का सिद्धांत दिया था अरस्तू में, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट है वो अरस्तू की तरह है, वितरण मूलक न्याय में है, जबकि इसने प्लेटो की तरह न्याय को सबसे ऊंचा सद्गुण बताया है। तो इस समय प्लेटो और अरस्तू के ट्रेडिशन को लेकर अपनी बात कहना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो असली मर्म है ना सिद्धांत का, वो थोड़ा सा अलग है, हमें उसको समझने की जरूरत है। देखो, ये कह रहे कि वितरण मूलक न्याय की मूल समस्या क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के मामले में मूल समस्या क्या आती है, किस लेवल पर अगर चीजें मुश्किल होती हैं। मूल समस्या है इनके हिसाब से प्राथमिक वस्तुओं के वितरण की। मूल समस्या है प्राथमिक वस्तुओं का वितरण कैसे हो। यह समस्या तो हर व्यक्ति की है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की दुनिया में हर व्यक्ति की समस्या यही तो है कि प्राथमिक वस्तुओं का वितरण कैसे हो। अब इसमें एक पॉइंट है, प्राथमिक वस्तुएं क्या होती हैं, है ना? प्राथमिक वस्तुएं क्या हैं? इसमें एक चीज होती है अधिकार। आप ये बताएं कि आपके घर में सभी सदस्यों के अधिकार बराबर हैं या कम ज्यादा हैं? कम ज्यादा है। इसका मतलब अधिकार का वितरण तो हुआ ही है ना। अगर पुरुष को और बुढ़ों को अधिकार ज्यादा मिले हैं और बच्चों को अधिकार कम मिले हैं, वितरण तो हुआ ही है। वो वितरण न्यायपूर्ण है या न्यायपूर्ण है, इस पर अलग बात है। बच्चा सही बात बोले तो भी खतरा होता है कि उड़ती हुई चप्पल आएगी, उसके मुंह पे चिपक जाएगी, एकदम कट से चाटना पड़ जाएगा कि तो हिम्मत कैसे होगी, जबकि सही बात बोल रहा है बेचारा। और बुढ़ा गलत बकवास भी करेगा तब भी लोग प्रणाम 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 चलेगा। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों का जो वितरण है बराबर तो नहीं है। अधिकार फिर कर्तव्य। अब आप बताएं, आप में से कितने लोगों के घर में माता पिता के कर्तव्य यानी कि ड्यूटीज बराबर हैं एकदम? गुड। 2 बच्चों ने कहा कि हमारे घर में माँ बाप की ड्यूटीज एकदम बराबर हैं। भगवान करे ऐसा हो, है तो बड़ी अच्छी बात है भाई। और कितने लोग मानते हैं कि नहीं, ड्यूटीज तो मम्मी की ज्यादा है। हाथ खड़ा करो, ठीक, शर्मा मत। हाँ, और पापा की ड्यूटीज ज्यादा है, ऐसे कितने लोग हैं? हाँ, वो बाहर वाली ड्यूटीज काउंट कर रहे होंगे, मोहल्ले वाली, शहर वाली, वो सब मिला के तो ज्यादा हो जाती है। ज्यादा है पापा की ड्यूटीज। जैसे क्या ड्यूटी एक्स्ट्रा है पापा के पास? है खाना बनाना। सच में? गुड, बहुत बड़ी बात है अगर आपके पापा खाना बनाते हैं तो। आपने उनसे सीखा है? नहीं, शौकिया बनाते हैं या जबरिया बनाते हैं? दोनों। शौकिया तो पुरुष लोग बनाते हैं कि आज हमारा मन है, आज हम बनाएंगे। लेकिन अब तुम छुप के मत करो, खुल के करो, मैंने देख लिया है ना। अब छुपना नहीं है, खुल के चलना है। जब राज खुल ही गया फिर शर्म का है कि शर्म संकोच तब तक ठीक जब तक राज हो। अब तो राज रहा नहीं, खुल के ठाके मार के हंसो। ठीक, अधिकार है, कर्तव्य है, सम्मान है, धन या संपदा, स्वतंत्रता। क्या घरों में स्वतंत्रता का वितरण बराबर है? बेटा कहे रात को 8 बजे, माँ मैं जा रहा हूँ, मैं जाओ बेटा, जाओ बेटा, वापस आओगे बेटा आज, या बेटा कल ही आओगे सीधे? कह रहा देखेंगे, मन करेगा तो आ जाएंगे, ऐसा क्या है? 18-20 साल का छोरा है, मजाक समझते हो? तो मोड़ा ऐसे बात करता है। फिर मोड़ी 18 साल की, मोड़ी ने कहा रात को 7 ही बजे, 6 बजे, अभी सर्दी का समय है, हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया है। तो मोड़ी कह रही है माँ से कि माँ थोड़ा घूम के आ जाऊँ। अब माँ की आंख से अंगारे फूटते हैं उसके बाद कि लड़कियों के 6 बजे घूमने की बात कर रही है।
कोई जरूरी काम हो, गेहूं पिसवाना हो तो अलग बात है, कोई सब्जी लानी हो, पालक लाना हो, घिया लाना हो, कद्दू लाना हो, धनिया ऊपर से डलवाना हो, उस सब में ठीक है, वो सब काम काम होते हैं। घूमने जाऊं, ये वाक्य तेरे मुंह में आया कैसे? डाइन कहीं की ऐसे बोलती है, घूमने जाऊंगी, ये पुरुषों की भाषा तेरे ऊपर आई कैसे? ये भाव आ जाता है। तो आप लोगों को लग रहा है कि ऐसा सुना हुआ कभी, या किताबों में सुना? ऐसा नहीं सुना। कोई बात नहीं, कई कई लोग ब्याह के बाद सुनते हैं ऐसा। जो काम माँ नहीं करती ना, उसके लिए एक और माँ बनाई गई है, सासू माँ, जो दुनिया का सबसे कठोर रूप है इंसान का। इंसान में कठोरतम रूप जो माना गया है वो सासू माँ का माना गया है। वो सारी कमियां पूरी करती है जो माँ नहीं कर पाती है। तो वो आएगा समय, देखना उसके बाद। तो आप लोग इस बात से सहमत हैं, लड़कियां लोग विशेष रूप से, कि स्वतंत्रताएं आपको उतनी नहीं मिली जितनी आपके भाई को मिली है? कितनी लड़कियां दावा कर रही है कि जितने भाई को मिली एग्जैक्टली उतनी मुझे भी मिली है? एग्जैक्टली। क्या बात है, गुड। ज्यादा मिली नहीं, कुछ मामलों में ज्यादा मिलती है, क्योंकि बेटी जो होती है, जो बेटी है वो बाप का थोड़ा सा कमजोरी हो जाती है, वो तो एक पक्ष है। चलिए, कुल मिला के अगर आपको ये भाव है मन में तो अच्छी बात है, इससे समाज की समरसता बनी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि कई बेटियों को ये एहसास कि उनको स्वाधीनता ज्यादा मिली है, ये एहसास पैदा करने की युक्तियां समाज के पास हैं और वो ठीक से पैदा कर लेता है। पता नहीं क्या सच है, दिमाग का दही हो जाता है समझ के। चलो, कोई एक लड़की बताए कि कौन सी आजादी एक्स्ट्रा मिली है उनको अपने भाई की तुलना में? हाँ, क्या बात। भाई की उम्र क्या है? भाई की उम्र क्या है? 17 का है ना, छोटा था बच्चा। मोड़े को बड़ा होने दो एक बार मोड़ा बड़ा तो हो, उसके बाद देखिए। हाँ, बहुत कम पेरेंट्स हमारे समाज में हैं जो इतना अपनी बेटियों को आजादी दें। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे तो उनको नमस्ते बोलिएगा मेरी तरफ से, बहुत कमाल उन्होंने कर दिया। कौन से शहर की बात है ये? अरे बाप रे बाप बुंदेलखंड समझ रहे ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो जैसे वहां तो और मुश्किल बात है, अगर वहां ऐसा किया तो ये और बड़ी बात है। चलिए, तो ये है प्राथमिक वस्तुएं। ठीक, रॉल्स कह रहे मेरे सामने मूल प्रश्न ये है, या मूल समस्या ये है कि इनका समुचित वितरण कैसे हो। इनका समुचित वितरण कैसे हो, ये मूल सवाल है। और देखिए, यहां पर आकर रॉल्स ने एक नया कंसेप्ट लॉन्च कर दिया, जिस वजह से रॉल्स का नाम प्लेटो और अरस्तू के बराबर हो गया। वो क्या है? उसने कहा जो न्याय के सिद्धांत हैं आज तक, उन सब में एक मूल भ्रांति है, मूल समस्या है। और वो मूल समस्या क्या है? देखिए, 3 स्थितियां हो सकती हैं। जब हम कोई तर्क देते हैं तो हम में से अधिकांश लोग तर्क देने से पहले फैसला कर चुके होते हैं। हम सोचना बाद में शुरू करते हैं, फैसला पहले कर चुके होते हैं। मसलन सीएए उचित है या अनुचित है, इस पर आप पाएंगे कि 99% लोग वही बोलेंगे जो आप उनसे पहले से उम्मीद कर रहे हैं कि बोलेंगे। जैसे जो बीजेपी का, आरएसएस का समर्थक होगा, पहले सबको पता समर्थक है, वो सीएए का समर्थन ही करेगा। और जो बीजेपी, आरएसएस या राइट विंग लॉबी का विरोधी है, लेफ्ट का आदमी है, आप पाएंगे लेफ्ट के लोग, पुरुष स्त्री जो भी होंगे, या अम्बेडकरवादी होंगे, या आदिवासी विमर्श के होंगे, जेंडर वाले होंगे, 99% केसेस में वो सब विरोध ही करते हुए दिखेंगे आपको। कितना आसान है। अगर आप व्यक्ति का नाम सुन के अनुमान कर सकते हैं कि इसका तर्क क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका तर्क बाद में आया है, पहले इसने तय कर लिया था मुझे इसी दिशा में तर्क निकालना है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है? सारे भाजपाई समर्थन ही करेंगे और सारे लेफ्ट वाले विरोध ही करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग अपनी तर्कशीलता से सोच ही नहीं रहे हैं। और यदि उनकी तर्कशीलता अपनी पार्टी से, लॉबी से विरोध में जाएगी भी, तो इनके ऊपर दबाव इतना ज्यादा है कि इनको वैसा ही सोचना ही पड़ेगा, अपने आप को मॉल्ट करना पड़ेगा। यही तो समस्या है। इसलिए रॉल्स ने कहा कि हम थोड़ा सा और गहराई में जाकर समस्या को समझते हैं, और गहराई ये है कि न्याय का सिद्धांत क्या हो, यह मूल समस्या नहीं है। न्याय का सिद्धांत किस प्रक्रिया से बनेगा, मूल समस्या ये है। तो 2 चीजें होती हैं न्याय के सिद्धांत में। एक होता है सिद्धांत, और एक होती है उस सिद्धांत को बनाने की प्रक्रिया, कि वो सिद्धांत बना कैसे है। जैसे अरस्तु कह रहे हैं कि हम व्यक्ति के गुणों के आधार पर तय करेंगे उसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए। अब कोई अरस्तु से पूछे कि अरस्तु ये सिद्धांत कैसे बनाया आपने? अरस्तु कहेंगे मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मैंने बनाया। तो आप अरस्तु से पूछिए कि तुझे ठेका दिया किसने था सोचने का? भाई, तुम समाज के ठेकेदार हो क्या? पूरे समाज का तुम ही बना लोगे सिद्धांत, बाकी समाज केवल तुम्हारे सिद्धांत के हिसाब से जिएगा, वो सिद्धांत बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये क्या तरीका हुआ? इसलिए रॉल्स ने कहा आज तक के सिद्धांतों की दिक्कत है कि उसमें सिद्धांत बन जाते हैं, प्रक्रिया पर बात नहीं होती है। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि न्याय के सिद्धांत की मूल समस्या प्रक्रिया की समस्या है। और इसलिए उसने कहा कि मैं जो सिद्धांत दे रहा हूं उसका नाम है प्योर प्रोसीजरल जस्टिस, शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत। शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। असल में 2 तरह के सिद्धांतों से तुलना की, उसमें हमें उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये समझें कि रॉल्स ने कहा कि मेरा जो सिद्धांत है वो शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत है, प्योर प्रोसीजरल जस्टिस है। क्या मतलब हुआ? उसने कहा हमें सिद्धांत बनाना ही नहीं है, हमें केवल एक ऐसी प्रक्रिया सोचनी है सिद्धांत बनाने की जिस प्रक्रिया पर सर्वसम्मति हो। तो जिन पर आप न्याय का सिद्धांत लागू करने वाले हैं
उनसे पहले सहमति तो लीजिए कि भाई इस प्रक्रिया में बनाते हैं, प्रक्रिया ठीक है या नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा ना। इसे यूं समझें आसान भाषा में कि मान लीजिए आप एक फ्लैट में रहते हैं, वहां 4 बच्चे रहते हैं, इंक्लूडिंग यू, आपको मिला के 4 लोग रहते हैं, और उस फ्लैट की व्यवस्था चलाने के लिए संविधान लिखा जाना है। और एक दिन क्या हुआ, 4 में से 2 लोग घर गए हुए थे, बाकी दोनों संविधान लिख लिया, और इनको फोन पे का संविधान लिख लिया है, आ जाओ। कहेंगे ये क्या बात हुई? भाई सबसे पहले तो आप चारों की सहमति इस बात पे चाहिए कि संविधान कैसे लिखा जाएगा। चारों बैठे, बातचीत शुरू हुई, उनमें से एक ने कहा कि मैं इस बात से सहमत हूं कि आप तीनों मुझसे ज्यादा अच्छा सोच रहे हैं, तो आप जो संविधान लिखेंगे मेरी उसमें सहमति मैं लिख के दे रहा हूं। तो ठीक है, उसे लिख के दे दिया, बात खत्म हो गई। अदरवाइज सबसे पहले संविधान क्या लिखा जाएगा बात की बात है। पहली शर्त है संविधान लिखे जाने की प्रक्रिया को लेकर उन सब पक्षों में सहमति हो जिन पर संविधान लागू होने वाला है। यदि उनमें ही सहमति नहीं है तो संविधान चल नहीं सकता है, तो चलेगा तो तनाव के साथ चलेगा, एक वर्ग को तनाव हमेशा रहेगा। और यदि चारों में सहमति बन जाए कि भाई हम चारों बैठेंगे, कागज पेन लेके बैठेंगे, एक एक रूल पे बात करेंगे, रूल बनेगा उसको नोट करेंगे और चारों साइन करेंगे हर रूल के नीचे, उसे फॉलो करेंगे। और जब भी संविधान में संशोधन करना होगा 3/4 बहुमत चाहिए, कम से कम 3 लोग साइन करेंगे तो संशोधन माना जाएगा, उससे पहले नहीं माना जाएगा। और संविधान में संशोधन कैसे होगा, संविधान में लिख देंगे इस बात को भी, अनुच्छेद 368 पहले ही होना चाहिए संविधान में, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कोई फसाद होगा ये आराम से हो जाएगा, आराम से होगा। चारों बैठे कागज पेन लेके बैठ गए। पहला नियम क्या बनाया, पहला नियम ये है कि भोजन की व्यवस्था एक सामूहिक मेस से होगी, लिखो सामूहिक मेस से होगी। सभी व्यक्ति हर महीने की पहली तारीख को 3-3 हजार रुपए जमा करेंगे, लिखो भी जमा करेंगे 1 तारीख को। फिर लिखा यदि 1 तारीख को कोई ना दे पाए तो 3 तारीख तक उसको फाइन नहीं लगेगा, 3 तारीख के बाद प्रतिदिन 100 रुपए का फाइन लगेगा 7 तारीख तक। अगर 7 तक भी पैसा नहीं दिया तो प्रतिदिन 300 रुपए का फाइन लगेगा, और 10 तक नहीं दिया तो उसको कमरे से निकाल दिया जाएगा, और उसे सिक्योरिटी में से वो खर्चा एडजस्ट किया जाएगा जो उसे सिक्योरिटी पहले दे रखी थी। और साथ में क्या लिखा है, इस संविधान के लागू होने के समय हर व्यक्ति 10-10 हजार रुपए की सिक्योरिटी जमा करेगा, जिससे एडवांस आदि की व्यवस्था की जाएगी। सहमति क्या दिक्कत है, सबने मिलकर नियम बनाए, साइन किया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, स्पष्ट हुआ। अब ये कह रहा है जहां भविष्य में व्यवस्था बननी हो वहां तो सर्वसम्मति से संविधान लेखन हो सकता है। आप ये बताएं कि ये प्रक्रिया अतीत में कैसे लागू होगी। और आप इस बात से सहमत हो या ना हो, किसी न किसी मात्रा में तो होंगे ही, कि आज के समय में हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जितना हिस्सा हमें मिला है वो हिस्सा एकदम जस्टिफाइड हो ऐसा नहीं है। हम में से कुछ लोगों को ज्यादा मिल गया है जितना मिलना चाहिए था उसकी तुलना में, विशेष रूप से पुरुषों को, विशेष रूप से सवर्ण पुरुषों को ज्यादा मिल गया है। और हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको जितना मिलना चाहिए था उसकी तुलना में कम या बहुत कम मिला है, विशेष रूप से उन महिलाओं को और उन महिलाओं को विशेष रूप से जो किसी वंचित वर्ग से आती है। यदि कोई व्यक्ति फिजिकली किसी रूप में वंचित है उसको कम मिला है समाज से, गरीब को कम मिला है। और इसका मतलब जो सदियों से चला आ रहा भेदभाव है उसे हम कैसे ठीक करें, क्योंकि उस समय जब वितरण हुआ था, सिद्धांत बने थे, उस समय सब लोगों से पूछा नहीं गया था। वो सिद्धांत कुछ रौबदार लोगों ने, कुछ प्रभु वर्ग के लोगों ने, डोमिनेंट लोगों ने मिलकर बनाए नियम, और वो नियम ऐसे सब लोगों पे अप्लाई कर दिए जिन लोगों की सहमति उन नियमों में नहीं होनी चाहिए थी, उन पे जबरन लाद दिए गए। और समस्या ये है कि सारे के सारे भेदभाव इस वजह से हैं क्योंकि वितरण मूलक न्याय के सिद्धांत जिस प्रक्रिया में बने थे उस प्रक्रिया में समाज के लोगों की भागीदारी नहीं थी। रॉल्स का इशारा समझ रहे हैं, कहां वो इशारा कर रहा है, किस मूल समस्या की बात कर रहा है। उसने कहा मेरे पास समाधान नहीं है इस चीज का, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि एक अच्छा समाज कैसा होना चाहिए। उसने कहा चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं, कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। और इस चीज को समझाने के लिए उसने कहा कि मैं ये चीज समझाने के लिए एक ह्यूरिस्टिक डिवाइस का इस्तेमाल करूंगा। ह्यूरिस्टिक डिवाइस, आपको ध्यान है ना, प्रोसेसिंग हमने बात की थी, सिस्टमैटिक प्रोसेसिंग और ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग। यहां ह्यूरिस्टिक का मतलब इमेजिनेशन से है, कल्पना से है। तो उसने कहा कि मैं काल्पनिक युक्ति का प्रयोग करता हूं। ठीक, आप सब उसी कल्पना में शामिल हो जाइए, फिर हम देखते हैं क्या फैसला होता है। क्या मैं ये बात आराम से कह सकता हूं कि 95% लोग जिनको आरक्षण मिलता है वो आरक्षण का समर्थन भी करते हुए दिखते हैं, हाँ या ना? और जिनको आरक्षण नहीं मिलता उनमें से 95% लोग आरक्षण का विरोध करते हैं। ये कहा जा सकता है? नहीं। 80%, 80 भी नहीं, 80 ठीक है, चलो। और 100 बात की एक बात, क्या मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग अधिकांश मामलों में समर्थन या विरोध इस भाव से करते हैं कि हमें क्या फायदा या नुकसान हो रहा है उसका, और जो तर्क मेरे अपने फायदे या मेरे अपने नुकसान पर टिका है वो शुद्ध तर्क तो नहीं हो सकता, वो तो बायस्ड आर्गुमेंट हुआ ना, उससे मेरा फायदा मेरा नुकसान छिपा हुआ है। अब आप समाज में सबसे पूछें, जाति प्रथा के समर्थकों से पूछे भाई जाति प्रथा ठीक है बुरी है, अच्छी है। अब वंचित से पूछेंगे खराब है। तो उसने क्या कल्पना करते हैं, कल्पना ये है कि एक अज्ञान का पर्दा है, समझ लो कि ये पर्दा है, अज्ञान का पर्दा, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान का पर्दा है। पूरा समाज यहां पर है, आप मान लीजिए पूरा समाज यहां पर है और यहां एक पर्दा है। ये एक ऐसा पर्दा है कि जैसे कोई इसे क्रॉस करता है वो सब भूल जाता है। इन सबको आपने कहा चलो इस तरफ चलो,
सब लोग वहां गए। यहाँ घुसते ही आदमी गजनी हो जाता है, एकदम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है। यहाँ आने के बाद व्यक्ति में तर्क बचा रहता है, यानी रीजनिंग उसके पास है, समझदार व्यक्ति है, उसकी तर्क है, विवेकशीलता है, उसके अंदर जो सामान्य मनोविज्ञान के नियम हैं वो उसको पता है, मनोविज्ञान पता है, बेसिक इकोनॉमिक्स उसको पता है, उस समय दिक्कत नहीं है। चिंतन की क्षमता खत्म नहीं होती है इसकी, एक ऐसा पर्दा जिसे क्रॉस करते ही चिंतन की क्षमता बनी रहती है, मेमोरी खत्म हो जाती है। मेमोरी का मतलब ये खत्म हो जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कौन से वर्ग में हूं, मैं फायदे में था या नुकसान में था, समाज के भेदभाव में मुझे फायदा था या नुकसान था, ये सब भूल गया है। तो जो पर्सनल जानकारियां हैं वो व्यक्ति भूल गया है। उसे ये याद नहीं है कि जाति व्यवस्था में कौन से 4 वर्ण होते हैं, ये याद नहीं है कि पुरुष और महिलाओं के मामले में कौन फायदे में रहता है, कौन नुकसान में रहता है। बस इतना ध्यान है कि मैं पुरुष हूं और मेरे पास ये तर्क है, विवेक है, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र है, बेसिक क्षमताएं हैं। अपने समाज के वितरण की व्यवस्थाओं को भूल गया हूं कि कैसे काम करती है। तो उसके बाद उसने कहा कि अब हमारे पास एक पूरा समाज वो बैठा है जो भेदभाव की दुनिया में रहता है, किंतु पर्दे के इधर आते ही भेदभाव की दुनिया कैसे चल रही है इस बात को भूल चुका है, समझदार है और जानकारियों से वंचित हो गए हैं। अब क्या करना है, इन सबको बोलना है कि भाई ये काम करो, आप सब मिलकर तय करो कि हमें समाज में वितरण किस तरह से करना चाहिए। ये सब लोग जो बैठे हैं ज्ञान के पर्दे में, इनको कहना है कि आप वितरण की प्रक्रिया बताओ, क्योंकि वितरण की प्रक्रिया सही होगी तो वितरण का सिद्धांत तो सही बन ही जाएगा अपने आप। प्रक्रिया का मतलब वितरण नहीं, वितरण किस तरीके से होगा उस सिद्धांत को बनाने की प्रक्रिया बतानी है। वितरण के सिद्धांत के निर्माण की प्रक्रिया, वितरण के सिद्धांत के निर्माण की प्रक्रिया तय करनी है कि किस फार्मूले से समाज में चीजों का वितरण होना चाहिए। ये तय करते हैं मिलकर, हम सब लोग मिलकर जो तय करेंगे उसके बाद बनेगी। तो वितरण के सिद्धांत के निर्धारण की प्रक्रिया। देखो, आप तो हॉस्टल लाइफ वाले लोग हो ना, मान लो कि मिठाई आई है कहीं से, 4 रूममेट्स हैं, 5 लड्डू आ गए हैं। अगर लड्डू 4 के मल्टीपल्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 हो, 8 हो, 16 हो, 12 हो, 400 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चारों 100 खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग तो हॉस्टल लाइफ वाले हो, तो लोग हैं 4, लड्डू हैं 5, ठीक, 4 बैठे हैं, चारों महाभूखे प्राणी हैं, कोई लड्डू के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, इस मूड में बैठे हुए हैं चारों। हाँ, समानता के सिद्धांत में विश्वास चारों को है, चारों चाहते हैं कि बराबर वितरण हो जाए। तो हम जो हॉस्टल में करते थे मैं बताता हूँ, फिर आप बताएं कि आप पैसा नियम अप्लाई करते, कोई और नियम अप्लाई करते हैं। हमारे बड़ा सिंपल सा नियम था कि जो 4 लोग हैं उनमें से एक कोई वितरण करेगा, बाकी तीनों बारी बारी चुनेंगे, जो बचेगा वो उसको मिलेगा जिसने वितरण किया है। और ये नियम अपने आप में इतना ठोस था कि वो व्यक्ति चारों को बराबर करने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता था। जैसे मूंगफली का वितरण करना हो तो बड़ा सही तरीके से वितरण कि उसमें श्वेत और युवा मूंगफलियां बराबर बराबर हर हिस्से में आ जाएं, और अश्वेत और जो छोटी मूंगफलियां हैं जो खराब हो गई हैं वो बराबर रहें, वही बराबर रहें। अब 4 हिस्सों में बांटें इस कॉन्फिडेंस से कि ठीक है अब तुम तीनों चुन लो, चौथा मेरा रहेगा। इसके लिए बहुत आत्मविश्वास चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये भरोसा कि आपने एकदम बराबर बांटा है, ये भरोसा चाहिए, क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि सबसे कम वाला मुझे ही मिलेगा। इसलिए आप किसी को कम होने ही नहीं देंगे कि जो लास्ट में बचे वो भी सबके बराबर ही होना चाहिए। आप ये व्यवस्था करेंगे, 4 लड्डू एक कर दिया, 5वां जो बांटेंगे उसको एकदम 4 से भाग करेंगे, मोतीचूर का एक एक दाना उठा के सेट करेंगे, उसके ऊपर चिपकाएंगे, उसका एक दाना निकाल के इसमें चिपकाया। फिर आपने आधे घंटे बाद कहा अब ठीक है भाई, आ जाओ भाई आ जाओ, अब इन 4 में से आप 3 लोग अपना चुन लीजिए क्रम से, और जो बचेगा चौथा मेरा होगा। अगर ये प्रक्रिया ठीक है तो रिजल्ट ठीक होना ही होना है, सारा खेल तो प्रक्रिया का है। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए समाज के सब लोग बैठ के प्रक्रिया तय कर रहे हैं, तो इनमें से किसी को नहीं पता कि समाज में इनकी स्थिति क्या है। इन सबको देखो, जब भी नियम बनते हैं ना, मनोविज्ञान ये है कि हर व्यक्ति ये मान के चलता है कि कहीं सबसे बुरी स्थिति में मैं ही ना चला जाऊं, और इसलिए सब लोग कोशिश करते हैं कि सबसे बुरी स्थिति में अगर मैं जाऊंगा भी तो भी सबसे बुरी स्थिति भी सबसे अच्छी स्थिति से बहुत गैप पे ना हो। और इसलिए जब सब लोग मिलकर सर्वसम्मति से नियम बनाएंगे, इनमें से किसी को नहीं पता कि पर्दा हटते ही क्या स्थिति होने वाली है। इनको तो प्राथमिक वस्तुओं का वितरण किस नियम से हो ये नियम बनाने हैं। रॉल्स ने कहा दुनिया में कोई भी समाज अगर इस स्थिति में होगा तो वो 3 नियम बना के ही मानेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को डर है कि मैं हीनतम स्थिति में रहने वाला हूं। इसलिए हर व्यक्ति कोशिश करेगा कि सबसे बुरी स्थिति वाले को दिक्कत ना हो। क्या नियम बनाएगा? सबसे पहला नियम ये बनाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, क्योंकि सबको डर है अगर मैं दास निकला मामला फंस जाएगा, तो कोई दासवास ना रहे, सबको स्वाधीनता मिलनी चाहिए। सबको स्वतंत्रता मिले, सभी को मिले, किंतु इतनी ही जितनी दूसरों की स्वाधीनता में बाधक ना हो, दूसरों की स्वतंत्रता में बाधक ना हो, या दूसरों की स्वतंत्रता से सुसंगत होनी चाहिए। इस बात पे आप भी सहमत हैं, है ना? किसी को इतनी स्वाधीनता क्यों मिले कि बाकी को जीना मुश्किल हो जाए? वो कहे कि मैं तो डंडा घुमाता हुआ चलता हूँ, मेरी आदत है बचपन से, मैं लाठी घुमाते हुए चलता हूँ अपने आसपास, और जो वाला टाक टाक सबको लगता जा रहा है, कह रहे मेरी आज़ादी है, मैं लाठी घुमाता हुआ चलता हूँ। तो आप कहेंगे नहीं, तुम्हारी आज़ादी ठीक वहां खत्म हो जाती है जहां से मेरी आज़ादी शुरू होती है। तो नहीं तो फिर आप भी कुछ, आप सांप लेके चलो हाथ में, पालतू सांप लंबा जो लंबा भी हो जाता है, और वो डंडा मारा, अपने सांप छोड़ दिया उसके कि मेरा सांप मेरी आज़ादी का हिस्सेदार है, ये भी आज़ाद है ऐसे करने के लिए। और उसके बाद पता लगा जो लाठी मारा था ऐसे 4 लाठी के ऊपर लेटा हुआ है उसके बाद।
तो स्वतंत्रता सबको मिले उतने ही जितनी बाकियों की स्वाधीनता से सुसंगत है, नंबर 1। अच्छा, अच्छे समाज में भेदभाव होगा, बिल्कुल नहीं होगा? क्या लगता है आपको, भेदभाव होगा या नहीं होगा? एक अच्छे समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? पहले इसी में फैसला कर लीजिए, उसके बाद अगला प्रश्न पूछ लेंगे। आप सिर्फ इतना बताएं, जैसे आप अपने घर का सोचिए ना, एक अच्छे घर की व्यवस्था में भेदभाव नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? कितने लोग मानते नहीं होना चाहिए? डरिए मत, आप लोग खुल के खड़ा कीजिए। और कितने लोग मानते कि होना चाहिए? इसमें ज्यादा लोग हैं, ठीक है, मैं भी सहमत हूं कि होना चाहिए, क्योंकि हम मार्क्सवाद का समर्थन करने से बचेंगे, फिलहाल बचेंगे। हर समझदार व्यक्ति मानेगा कि भेदभाव तो हो, किंतु तार्किक हो, अतार्किक ना हो। और तार्किक भेदभाव का मतलब यह हुआ कि व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन शर्त है कि आगे बढ़ने का मौका सबको मिले। अगर आगे बढ़ने का मौका सबको बराबर मिले और उसके बाद कोई अपनी मेहनत, दक्षता, योग्यता से आगे बढ़ जाए, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यदि आप आगे बढ़ने के मौके ही खत्म कर देंगे, परफेक्ट इक्वालिटी ले आएंगे, तो उससे क्या खत्म हो जाएगा? मोटिवेशन। और मोटिवेशन खत्म हो जाए पूरी आबादी में, तो आप समझ सकते हैं कि उस समाज का विकास होना वैसे ही असंभव हो जाएगा। तो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले, विषमता का मौका मिले, तो दूसरा नियम क्या बनेगा? आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और ये मौका कुछ लोगों को मिले कि सबको बराबर मिले? सबको मिले। आगे बढ़ने का मौका सभी को समानता से साथ मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको मिला हुआ यूपीएससी में 4 या 6 अटेम्प्ट्स हैं, 21 साल से कम नहीं होना है, 32 से ज्यादा नहीं होना है, ग्रेजुएट होना है, तैयारी करनी है, एग्जाम देना है, इक्वल है। और तीसरी बात, जब ऐसे नियम बनाएंगे, लोग चाहेंगे कि भेदभाव ज्यादा हो ही क्यों, हल्का फुल्का ठीक है, वरना ज्यादा होगा तो मैं तो बहुत पीछे रह जाऊंगा, सबके मन में ये आएगा। तो रॉल्स ने कहा कि तीसरा नियम ये बनेगा कि आगे बढ़ने का या विशेष सुविधाएं या विशेष अवसर, जो भी चीज है, विशेष अवसर है या विशेष सुविधा है, जब आप किसी को देंगे बाकियों की तुलना में, तो विशेष अवसर या विशेष सुविधा उन्हीं व्यक्तियों को मिले जो समाज के सबसे वंचित सदस्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो समाज के सबसे वंचित सदस्य की बेहतरी के लिए काम करते हैं, उन्हें समाज में बेहतर अवसर मिलना चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए। मतलब समाज में किसी को ऊंचा स्थान इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि उसके पास पैसा ज्यादा है। कई लोग आप देखेंगे सोने चांदी की मालाएं 20-30 महंगे निकलती बप्पी लाइडी की तरह से, पैसा बहुत ज्यादा है, इस वजह से किसी को सम्मान ज्यादा मिले, व्यर्थ बात है, मीनिंगलेस बात है। अगर आप भेदभाव पैदा कर रहे हैं, तो भेदभाव पैदा करने का अकेला कारण है कि एक व्यक्ति ने समाज के वंचित व्यक्तियों की मदद करने के लिए खूब प्रयास किया है, उसको सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। और किसी ने अपने हित में बहुत कुछ किया है, इस बात से उसको एक्स्ट्रा सम्मान क्यों मिलना चाहिए? तो स्वार्थ की बात है। तो 3 नियम उसने बनाए, और उसका दावा है कि जब भी वितरण की प्रक्रिया या वितरण के सिद्धांत के निर्धारण की प्रक्रिया लोग मिलकर बनाएंगे, यही 3 निष्कर्ष निकलेंगे। और वो निष्कर्ष, पहला, स्वाधीनता मिले, सबको मिले। दूसरा, आगे बढ़ने का मौका मिले किंतु सबको बराबर मिले। और तीसरा, किसी के आगे बढ़ने का अकेला आधार यह है कि उसने समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए क्या सहायता की है, और कोई बेस नहीं होना चाहिए। अंत्योदय जैसी बात यहां पर दिखाई पड़ती है। ये सब करने के बाद क्या होगा? तब रॉल्स ने कहा कि मैं चाहता हूं एक बात समझाना इस सिद्धांत को समझने के लिए, और वो ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि समाज व्यक्तियों का समूह है या व्यक्तियों का झुंड है। मैं ऐसा नहीं समझता। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, समाज व्यक्तियों की चेन है, श्रृंखला है। तो वो कहता है कि जो लोग समाज को व्यक्तियों का समूह समझते हैं, मेरी उनसे सहमति नहीं है। मैं तो समझता हूं कि समाज व्यक्तियों की श्रृंखला है, चेन है। अब देखिए, चेन कहते हैं, कितनी कमाल की बात उसने कर दी। मान लीजिए कि एक चेन है, चेन तो ऐसी बनती है ना, बहुत सारे उसमें क्या बोलते हैं उसको, कड़ियां आपस में कनेक्टेड होती हैं। हर कड़ी 2 कड़ियों से ही कनेक्टेड होती है, एक आगे वाली एक पीछे वाली, किंतु कुल मिलाकर सब आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब मान लीजिए किसी ने चेन पहन रखी है बहुत तगड़ी सी। कई लोग तो क्या करते हैं, अपने ट्रंक में या अपने घर में चेन लगा देते हैं पूरी। देखिए ना, परंपरागत घरों में एक चेन बंधी होती है, उसमें ताला लगा होता है ना, देखा ही होगा। तो उसी चेन से बात कर लीजिए कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपने चेन लगा दी है, ताला लगाया, और ताला हरिसन का बड़े वाला लगा दिया, एकदम लोह ताला, जिसको देख के आदमी का मन ही नहीं करेगा, या मन करेगा कि ताला ही ले जाता हूं बस, यही अगर बेच दूंगा लोहे के भाव तो उसी में अमीर हो जाऊंगा। उसके मन में इतना ही आ सकता है, लेकिन और मन में नहीं आएगा। और आपने ये ध्यान नहीं दिया कि आपने तो ताला लगाया है, ये चेन लंबी सी लगा दी है, यहाँ लगा दिया है ताला, ऐसा सूटकेस के बराबर ताला लगा दिया है, ऐसा ऐसा करके यहाँ ताला है। और बीच में ये ध्यान नहीं दिया कि ये जो है ना, इसमें एक हिस्सा लगभग टूटने के कगार पे है। जो चेन बंधी, उस चेन में एक ऐसी कड़ी है जहां मामला टूटने के कगार पे है। तो रॉस ने बड़ी सुंदर बात कही, किसी चेन की कितनी मजबूती है, इसका एक ही पैमाना है कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी कितनी मजबूत है। क्योंकि जब किसी को चेन तोड़नी होगी, तो चेन में उसी हिस्से पर प्रहार करेगा जो सबसे कमजोर होगा। चेन की मजबूती उतनी ही है जितनी मजबूती चेन की सबसे कमजोर कड़ी की मजबूती है। समाज उतना ही मजबूत है जितना मजबूत समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति है। और यदि सबसे कमजोर व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया, तो कोई ना कोई अन्य व्यक्ति उसकी कमजोरी का फायदा उठा के समाज को चोट पहुंचाएगा।
इसलिए यदि समाज चाहता है सक्षम, समर्थ, संतुष्ट रहना, सुरक्षित रहना, तो समाज की जिम्मेदारी है कि अपनी कमजोर कड़ियों को मजबूत करता चले। और ये संकेत है कि जब तक सोशल जस्टिस नहीं करेंगे, जब तक वंचित वर्गों को मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, तब तक कोई भी समृद्धि, कोई भी अमीरी, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो समाज ठीक से चल पाएगा। समाज तभी ठीक चलेगा जब कमजोर कड़ियों को सपोर्ट सिस्टम मिलता रहेगा। वो कह रहे कि इसके बाद ये सारे सिद्धांत मानने के बाद मुक्त बाजार को मानने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मुक्त बाजार मूल सिद्धांत नहीं होगा। मुक्त बाजार इन 3 सिद्धांतों के लागू होने के बाद आता है तो ठीक है, शुरू में आता है तो भेदभाव को बढ़ा सकता है। यह है जॉन रॉल्स का जस्टिस का सिद्धांत। हो गया, पूरा हो गया, समझ में आया आप लोगों को? पक्का लिख देंगे परीक्षा में? ठीक है, बहुत बढ़िया। जो प्रश्न यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि जॉन रॉल्स का सिद्धांत भारतीय समाज पे कैसे अप्लाई हो सकता है, तो आप बताएं कि भारतीय समाज में क्या कोई ऐसा वर्ग है जो कमजोर है? कौन है? अनुसूचित जाति है, जनजातियां हैं, फिर पिछड़े वर्ग हैं, महिलाएं हैं, थर्ड जेंडर है, दिव्यांग हैं। आप बताएं कि वो सब, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास कैसे करना चाहिए? आरक्षण है और तमाम उपाय हैं, वो सब यूज करने चाहिए। और ये एग्जाम्पल जरूर बता देना कि अगर हमने समाज के उन वर्गों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास नहीं किया, तो उनमें जो धैर्य है, जो पेशेंस है, वो एक समय के बाद चुक जाएगी। और यदि उन कड़ियों ने विद्रोह कर दिया समाज से, तो फिर आप जितना आगे बढ़ने का ख्वाब देखते हैं, आपकी सारी ऊर्जा उस तनाव से निपटने में ही खर्च हो जाएगी जो तनाव आसपास है। इसलिए आप कहिए कि भारतीय समाज में देखें तो एक तो सीएसआर का विचार कुछ वैसा ही विचार है। सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उसका जिक्र करें। रिजर्वेशन का विचार कुछ वैसा ही है। सारे वंचित वर्गों के नाम बता दीजिए, एससी, एसटी, ओबीसी, विमेन, ये सब बताइए, दिव्यांग बताइए, और फिर बताइए कि मुख्य धारा में इनकी भागीदारी कम है। इसके उपाय के रूप में आरक्षण है, सीएसआर है, यहां तक कि प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ आरक्षण जैसा करने की जरूरत अब है। आरक्षण करें, प्रेफरेंस करें, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो समाज का एक बड़ा वर्ग पीछे छूट जाएगा। और समाज का कोई वर्ग अगर पीछे है और आप सोचिए कि आप आगे निकल जाएंगे, पीछे रह जाएगा, वो टांग पकड़ के खींचता रहेगा नीचे। ज्यादा अच्छा उसको लेके चलिए, छोड़ के जाएंगे तो समाज में शांति व्यवस्था बन नहीं पाएगी। तो क्या मैं मान लूं कि जॉन रॉल्स का लिख लेंगे अब? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी जिस चीज पे काम आपको करना है दरअसल वो है लेखन क्षमता। ये सारी पढ़ाई लिखाई जब 150 शब्दों में लिखनी होती है परीक्षा में, असली क्षमता वहां आती है। जो आपके शुरू में टेस्ट की कॉपी थी, 3-4 बच्चों ने बड़ा शानदार लिखा था, उस लेवल पर लिखने का अभ्यास कीजिए आप, कि पूरी रामायण को कैसे आपको चावल के दाने पर लिख देना है, ये क्षमता। वरना तो पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक हुए, ढाई आखिर नोट्स का पढ़े सो पंडित हुए। चलो, वैसे मेरी तरफ से सिलेबस पूरा हो चुका है आप लोगों का, लेकिन आपकी इच्छा है मैक्स वेबर पढ़ने की और फेमिनिस्ट एथिक्स पढ़ने की, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और मार्क्सिस्ट एथिक्स ना, ठीक। चलिए मार्क्सवाद देखिए, मार्क्सिस्ट एथिक्स क्या है? मार्क्सवादी नीति मीमांसा, ये क्या है? कार्ल मार्क्स को जिन लोगों ने खारिज किया उनमें से एक का नाम मैक्स वेबर भी है। उनमें से एक सिद्धांत का नाम नारीवाद भी है। स्त्रीवाद के लोग मार्क्सवाद का विरोध भी करते हैं, कहीं कहीं समर्थन भी करते हैं, दोनों बातें हैं। तो पहले समझते हैं मार्क्सिज्म। अब क्या आप ये चाहें कि मार्क्सवाद पूरा बताना है, आपको बेसिक आइडिया है उसका? पूरा बताने में 16 घंटे लगते हैं मार्क्सवाद को समझने में, पूरा कैसे बता देंगे? तो आप, मैं पूछूंगा कि क्या आपको बेसिक आइडिया, आप बोलना हाँ हमें बेसिक आइडिया है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या आपको बेसिक आइडिया है? अरे हाँ बोलो ना कि हाँ बेसिक आइडिया है। तो संक्षेप में जो मोटी मोटी बात है उसको समझने का प्रयास करें। देखो क्या है ये, क्या है? गोला है, ठीक है, जी इन जी, गोला इन गोला, ठीक है। जो बड़ा गोला है उसका नाम है समाजवाद, जो छोटा गोला है उसका नाम है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद को कुछ लोग बोलते हैं साम्यवाद। साम्यवाद, रामराज्य, एक जैसी बातें हैं। ना रामराज्य आज तक आया है, ना साम्यवाद आया है। दोनों हसीन सपने हैं। मार्क्स का हसीन सपना है साम्यवाद, गांधी जी का हसीन सपना है रामराज्य। जब आएंगे आएंगे, अब तक तो आए नहीं। तो मार्क्सवाद कहें, साम्यवाद कहें, दोनों एक ही बात है। और कुछ लोग इसी को बोलते हैं क्रांतिकारी समाजवाद। ये मार्क्सवाद के 3 नाम हैं, ठीक। मार्क्सवाद इसलिए कहते हैं कि कार्ल मार्क्स नाम के व्यक्ति ने सिद्धांत दिया था। साम्यवाद इसलिए कि इनका मानना है कि अंतिम जो अवस्था आएगी, आदर्श अवस्था, उसका नाम होगा कम्युनिज्म या साम्यवाद। तो आजकल जो लोग इस विचारधारा को मानते हैं उनको बोलते हैं कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट। क्रांतिकारी समाजवाद का मतलब समाजवाद का वह रूप जो क्रांति की बात करे, हिंसा की बात करे, हिंसक क्रांति की वकालत करे, इसलिए उसको क्रांतिकारी सिद्धांत कहते हैं। एक बार मैंने आपको बताया था कि समाजवाद के विकास के 3 चरण पश्चिम में हैं। ये उनमें से बीच वाला चरण है। एक बार जरा हल्का सा याद कर लीजिए कि समाजवाद का विकास कैसे हुआ। तो समाजवाद के विकास में जो पहला चरण था उसे मार्क्स ने नाम दिया यूटोपियन सोशलिज्म। और यूटोपियन सोशलिज्म को हिंदी में बोलते हैं स्वप्नदर्शी समाजवाद। स्वप्नदर्शी समाजवाद।
ये लोग वो थे जो कहते थे कि हाँ गरीबों की मदद होनी चाहिए, किंतु अमीरों से निवेदन करते थे फैक्ट्री मालिकों से कि भाई थोड़ा ध्यान दो मजदूरों पर, गरीब हैं, परेशान हैं। तो हृदय परिवर्तन का प्रयास करते थे, एचपी का प्रयास। तो इनका काम था पूंजीपतियों से निवेदन करना, और उन्हें भरोसा था कि जब हम बार बार जाके मिलेंगे, निवेदन करेंगे, तो पूंजीपतियों का एचपी हो ही जाएगा। एचपी समझ रहे हैं ना, हृदय परिवर्तन हो ही जाएगा। होता होता था नहीं, पर उनको भरोसा था कि होगा जरूर। जैसे गांधी जी को लगता था पूरे देश का हो जाएगा, पर हुआ नहीं देश का हृदय परिवर्तन। दरअसल लातों के भूत बातों से मानते नहीं हैं, इसलिए हृदय परिवर्तन वहां फेल हो जाता है जहां व्यक्ति लातों का भूत बन चुका हो। तो इस विचारधारा को मानने वाले लोगों में 3-4 का नाम आपको बताया था एक बार, अगर आप याद दिला देंगे तो बहुत कृपा होगी आप लोगों की। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, SS, सेंट साइमन। बहुत बढ़िया, गजब, आपने बताया था ना, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। सेंट साइमन के बाद एक व्यक्ति जिसका नाम था CF, चार्ल्स फ्यूरियर, या फ्यूरियर कुछ लोग बोलते हैं, चार्ल्स फ्यूरियर। और एक था RO, रॉबर्ट ओवन। गजब, आप लोगों की ऐसी मेमोरी है ना, जैसे किसी ने क्या किया हो, 5 लाख बादाम खा लिए हो सुबह सुबह, ऐसे वाली मेमोरी है। तो 3 व्यक्ति मुख्य रूप से माने जाते हैं इसके समर्थक। इन 3 के खिलाफ जो सिद्धांत नंबर 2 पर आया उसको बोलते हैं मार्क्सवाद, जिसकी बात हम करेंगे अभी। और मार्क्सवाद 20, 30, 40 साल तक खूब प्रसिद्ध रहा यूरोप में, जबरदस्त प्रसिद्ध रहा। जो कार्ल मार्क्स था उसका जन्म हुआ था 1818 में, उसकी मौत हुई 1883 में। लेकिन मार्क्सवाद का फेलियर 1870s के आसपास से देखना शुरू हो गया था। तो 1870s के आसपास से तीसरा चरण शुरू हो गया, जिसको बोलते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद या समाजवाद। कोई आपसे पूछे लोकतांत्रिक समाजवाद क्या होता है, तो सिंपल सा बोलना, समाजवाद तो लाना है पर हिंसा के बिना, लोकतंत्र के माध्यम से समाजवाद। लोकतंत्र के माध्यम से हम लाएंगे समाजवाद, तो हो जाएगा लोकतांत्रिक समाजवाद। इसके समर्थकों में एक व्यक्ति भारत में हुआ जो संयोग से भारत का पहला प्रधानमंत्री भी था। उनका नाम क्या है? उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, JLN। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू हुए, या पश्चिम में बर्नस्टीन हुआ। जिस व्यक्ति ने शुरू किया था इस परंपरा को उसका नाम था एडवर्ड बर्नस्टीन। जले का दाग, एडवर्ड बर्नस्टीन। इस व्यक्ति ने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को खारिज करके, सरेआम खारिज करके, मार्क्स के सामने खारिज करके ये सिद्धांत दिया। और तब से मार्क्सिस्ट लोग इससे बहुत नाराज रहे, बहुत गालियां इसको मिलती थी। ये स्थिति है। क्या पहली बात आपको समझ में आएगी कि समाजवाद एक बड़ा समूह है, जिस समूह में से एक सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने दिया, जो समाजवाद ही है लेकिन कुछ विशेष अलग बातें मानता है, उसको बोलते हैं मार्क्सवाद। यहां तक बात स्पष्ट है आप लोगों को? मार्क्सवाद का दूसरा नाम क्या है? घर का नाम क्या है? साम्यवाद। और बाजार का नाम क्रांतिकारी समाजवाद। 3 नाम है उसका, घर का अलग, स्कूल का अलग, और मार्केट का नाम अलग है। चल, अब देखिए कि मार्क्सवाद की नैतिक धारणाएं क्या हैं। तो ज्यादा रामायण ना पड़ता है, सीधा समझते हैं कि मार्क्सवाद के हिसाब से क्या क्या नैतिक है, क्या क्या अनैतिक है। तो क्या क्या अनैतिक है, और फिर देखेंगे क्या क्या नैतिक है। अच्छा, मार्क्सवाद में अगर 2-3 चिंतक आपको बताने हो, एक तो हो गया कार्ल, एक हो गया मार्क्स, 2 तो हो गए। एक तो हो गया KM, यानी कि कार्ल मार्क्स। लेनिन तो छोटा बच्चा है, बहुत बाद में आया था, लेकिन उससे पहले जिस व्यक्ति ने काम किया साथ में, उसका नाम था फ्रेडरिक एंजल्स, या एंगल्स कहीं कहीं लिखा होता है, पता नहीं क्या नाम था इसका। तो एंजल्स होना चाहिए, क्योंकि पश्चिमी परंपरा में फरिश्तों को एंजल्स कहते हैं। एंगल्स क्यों कहेगा कोई, कि कौन क्यों कहेगा किसी को कि ये फ्रेडरिक कौन है, ये बहुत सारे कौन है, ऐसा क्यों कहना चाहेगा? फ्रेडरिक एंजल्स हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों व्यक्तियों ने जॉइंट वेंचर में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है दास कैपिटल। और उस दास कैपिटल को माना जाता है कि गीता है मार्क्सवाद की। हालांकि मार्क्सवाद की गीता कहते ही मार्क्सवाद का भाव ही खत्म हो जाता है, क्योंकि मार्क्सवाद धर्म के विरोध में, और आपने उसको गीता बता दिया तो बात ही खत्म हो गई। मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ कि दास कैपिटल में दास का मतलब क्या है, तो कई बच्चे बता देते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं। कितने लोगों को पता है दास का मतलब? केवल हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। 1, 2, आप दोनों चुप रहिएगा, ठीक है? बाकी लोग अनुमान से बताएंगे दास कैपिटल में दास का मतलब क्या है। दास प्रथा के बारे में, वंचित वर्ग, सर्वहारा, मजदूर, दास, वंचित, पिछड़ा, OBC, SC, ST, उन सबको मिला के दास कहा गया। ऐसा है, बहुत रोचक है। जब पहली बार पता लगता है बड़ी हंसी आती है। जर्मन भाषा में दास का वही मतलब है जो अंग्रेजी में द का मतलब होता है, द कैपिटल। तो दास कैपिटल जर्मन में है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं द कैपिटल। और हिंदी में क्या होना चाहिए? हिंदी में पूंजी। इस किताब का हिंदी अनुवाद है पूंजी, बस। आप बिहार में जाके बोल सकते हैं एथी पूंजी, ऐसा कुछ कर सकते हैं, एक शब्द जोड़ सकते हैं, लेकिन अदरवाइज इसका नाम पूंजी काफी है। द कैपिटल या दास कैपिटल। ठीक है, इस किताब में वो सारे सिद्धांत दिए गए हैं। इन 2 व्यक्तियों के अलावा कोई बहुत खास व्यक्ति है नहीं, आप इन 2 से काम चलाएं, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स। आगे चल के लेनिन ने, माओ ने, रोजा लग्जमबर्ग ने, कई लोगों ने इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। चलो, मार्क्सवाद के हिसाब से क्या क्या अनैतिक है देखो। मार्क्सवाद के हिसाब से सबसे ज्यादा अनैतिक चीज है निजी संपत्ति। एडम स्मिथ के हिसाब से निजी संपत्ति नैतिक है कि अनैतिक है? नैतिक है। उदारवाद के हिसाब से न केवल नैतिक है, बल्कि ये प्राकृतिक अधिकार है, जिसको कोई भी समाज, कोई भी कानून छीन ही नहीं सकता है।
और मार्क्स कहता है कि सारी समस्याओं की जड़ जो है वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति। जो लोग गैर मार्क्सवादी है ना, वो बिना पढ़े लिखे बहुत विरोध करते हैं मार्क्सवादियों का। आप भी इस बात से पता नहीं सहमत है नहीं, मैं तो घोर सहमत रहता हूँ इस बात से। जैसे कल मैंने संयोग से कुछ महीनों बाद टीवी देखा, वो टीवी पे क्या देखा, ऐप हॉटस्टार ऐप पे टीवी चैनल आए थे, तो उस पर देख लिया, देखने के लिए कि क्या स्थिति है कोरोना वायरस की। उसमें डिबेट आ रही थी, उसमें 6 छठे हुए लोग बैठे हुए थे डिबेट में। कोई चैनल था, एक 7वां था जो एंकर था। एक एंकर की सफलता को देख के सब एंकर से मान लिया कि जो जितना ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, जितनी अनर्गल बातें करेगा, वो उतना महान एंकर माना जाएगा। जबरदस्ती बकवास पे बकवास, चिल्लाहट पे चिल्लाहट एंकर की ओर से, और बाकी 6 लोग मौका निकाल के अपनी अपनी बात कह रहे थे। और डिबेट थी सीएए पे शायद। और मैं जो टीवी चैनल देख के फील करता हूँ, शायद आप भी करते होंगे, उन 6 में से एक को भी तमीज की बात करने का कोई ना सलीका था, ना कोई बात थी कहने लायक। सब उथली बातें। इसको जहाँ बोधिया नाम के एक चिंतक ने कहा कि कंज्यूमरिज्म जिस चीज को पैदा करता है उसको बोलते हैं उथलेपन की संस्कृति, द शैलो कल्चर। सतहीपन संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। सब लोग सतही सतही बातें कर रहे हैं, तो सब उसमें खुश रहते हैं। उसी में एक जोर से चिल्ला रहा है, 6 थोड़ा कम चिल्ला रहे हैं, टीआरपी बढ़ रही है। उसी में एक व्यक्ति गाली बक देगा जोर से, फिर सब लोग उसी पे माइक मारेंगे, जो चप्पल मार देंगे, टीआरपी और बढ़ जाएगी, उससे टीआरपी और बढ़ जाएगी। ये सब होता रहेगा। ऐसे लोग जब मार्क्सवाद का विरोध करते हैं तो कहते हैं निजी संपत्ति नहीं है मार्क्सवाद में। अब सोचो कि तुम्हारी जेब में तुम्हारा रुमाल है, हैंकी है, तुम जा रहे हो, किसी ने हैंकी निकाल लिया, तुमने कहा ये क्या किया, वो कहेगा निजी संपत्ति तो अवैध है, ये रुमाल जितना तुम्हारा उतना मेरा भी है। और मार्क्स ऊपर से खून के आंसू रो रहा है कि एक बार कम से कम पढ़ तो लिया हो तो कम वक्त हूं। वो कह गया है कि मैं पर्सनल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं। जो किसी व्यक्ति की निजी वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, चश्मा है, रुमाल है, पेन है, डायरी है, और उसकी प्रिय 2-4 वस्तुएं जो हो सकती है, मोबाइल फोन है, उसने नहीं कहा था, हम जोड़ रहे हैं अपने उसे। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वो पर्सनल प्रॉपर्टी है। और पर्सनल प्रॉपर्टी किसी भी समाज में किसी भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कई मूर्खों को मैंने सुना ऐसी बात करते हुए, तो आप भी किसी मूर्ख को सुने तो तुरंत पहचान जाना, उन्हीं का हुलिया मैंने आपको बता दिया कैसी बात करते हैं वो लोग, तुरंत पहचान जाना उनको। तो निजी संपत्ति का मतलब होता है घर, फैक्ट्री, खेत, दुकान, ये सब चीजें जिनकी वजह से विषमताएं पैदा होती हैं समाज में। वो किसी के पास सफेद रुमाल के साथ नीला, उससे विषमता पैदा हुई समाज में कि रुमालधारी वर्ग, रुमालहीन वर्ग, ऐसा भी सुना आपने? इससे क्या विषमता पैदा हो रही है? तो जिन चीजों से विषमताएं पैदा हो उनको बोलते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति। ये मसला है। चलिए, फिर वो कहता है कि राज्य भी बुरा है। राज्य क्यों बुरा है? एक वाक्य में, राज्य शोषक वर्ग या अमीर वर्ग के हाथ का उपकरण है, हथियार है। वो गरीबों को परेशान करता है, गरीबों को मारता पीटता है ताकि शोषण चलता रहे, इसलिए राज्य भी बुरा है। फिर आप उससे पूछेंगे और क्या क्या बुरा है? वो कहता है किसी भी तरह का शोषण और दमन बुरा है, किसी भी तरह की असमानता या विषमता बुरी है, तो विषमता भी अनैतिक है। और क्या अनैतिक है? तो उसने कहा कि सबसे अनैतिक तो धर्म है। धर्म से बड़ा अनैतिक कुछ नहीं है। सबसे चौपट चीज जो इंसान ने आज तक बनाई है वो है धर्म, मजहब, रिलीजन। इतना गुस्से में था मार्क्स। एक वाक्य तो आपने सुना ही होगा, धर्म अफीम है, आम आदमी की अफीम है, पीड़ितों की कराह है, और लंबा वाक्य है। एक और वाक्य बोला है, बहुत ही खराब बोला है। हाँ, उसने कहा, एक वाक्य में कहूं तो धर्म व्यक्ति के भीतर उन सभी गुणों को पैदा करता है जो एक पालतू कुत्ते में होने चाहिए। कितना खराब वाक्य है। हम में से कौन कौन धार्मिक लोग हैं? कोई नहीं बोल रहा। फिर तो उसको भौं करना पड़ेगा, बोलने से बात नहीं बनेगी। फिर तो मार्क्स इतना आक्रामक है धर्म को लेकर। फिर वो कह रहा है कि धर्म ही नहीं, धर्म के साथ सबसे खराब चीजों में एक है राष्ट्र या राष्ट्रवाद। इस विचारधारा का जिस विश्वविद्यालय पर सबसे गहरा असर है उसका नाम है जेएनयू। इसलिए जेएनयू के लोग बाकी लोगों को राष्ट्रद्रोही लगते हैं, क्योंकि जेएनयू के लोगों को सामान्यतः राष्ट्र की वैसी धारणा में विश्वास है ही नहीं जैसी धारणा बाकी देश विश्वास करता है। उनको नहीं है वैसा विश्वास। उनको लगता है कि निरर्थक बात है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो इन सब चीजों को खारिज कर दीजिए। एक चीज होती है अलगाव। अलगाव, असल में लगाव में अ लगाते हैं तब बनता है अलगाव, और इसका मतलब अंग्रेजी बोलते हैं एलियनेशन। एलियनेशन के बहुत सारे मतलब हैं। इसका बेसिक मतलब है व्यक्ति का अपनी सहज मानवीय प्रकृति से कट जाना। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं, इनके हर सिद्धांत बहुत विस्तार में है, आप सिर्फ इतना समझें, व्यक्ति का अपनी सहज मानवीय प्रकृति से कट जाना, इसको बोलते हैं अलगाव। ठीक है, इन सब चीजों का मार्क्स ने विरोध किया है। अब जो चीजें इन सबको बढ़ाती हैं उनका भी विरोध है। जैसे वो कहते हैं कि पूंजीवाद इन चीजों को सपोर्ट करता है, इसलिए पूंजीवाद का विरोध करना हमारा परम धर्म है। तो पूंजीवाद का भी विरोध है। और अब मैं जो बोलूंगा वो सुन के आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। उसने कहा विवाह और परिवार का भी विरोध करो। तो आप सोचेंगे हमारा तो हुआ भी नहीं, पहले विरोध कर दिया कमबख्त ने, अपना तो कर लिया था। तो विवाह का भी विरोध। विवाह भी शोषणकारी संस्था है, परिवार भी शोषणकारी ढांचा है। हालांकि विवाह के मामले में थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्रेडरिक एंजल्स में और मार्क्स में थोड़ा सा अंतर है। मार्क्स मानता है कि विवाह पुरुषों का महिलाओं पर एक ऐसा कंट्रोल है जो महिलाओं को
मजदूर बनाता है और पुरुषों को मालिक बनाता है। भेदभाव है विवाह में। फ्रेडरिक एंजल्स ने कहा ऐसा जरूरी नहीं है, एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहां दो लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, शोषण की स्थिति ना हो, तो वहां उसने कहा कि हम विवाह परिवार की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मार्क्स ने कहा कि दरअसल परिवार का जो ढांचा है उसमें शोषण या भेदभाव से रहित परिवार की कल्पना करना अप्राकृतिक है, असंभव जैसा है। आप लोग सहमत हैं मार्क्स से इस बात में? अपने अपने घर को याद कीजिए जरा, अपने घर में दिखता नहीं है, पड़ोसी घर को याद कीजिए, तब दिखेगा साफ साफ। आप मानते हैं कि हमारे घरों में परिवारों में कुछ लोग शोषक हैं, कुछ लोग शोषित हैं? इसलिए आप लोग चुप है कि नहीं, इतना ठीक नहीं रहेगा ऐसे बोलना, बहुत रेडिकल हो जाएगा। कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करें। ले भाई, आधे बच्चे खड़े हुए। घर के अंदर शोषण है। ये बात सही है कि पुरुष महिलाओं का शोषण करते हैं घर के अंदर, बच्चों का शोषण होता है। इसलिए हर बच्चे को अपना घर छोड़ देना चाहिए, विद्रोह कर देना चाहिए, है ना? ठीक है, चलो, ये सब बुरा है। आप इनसे पूछेंगे क्या क्या नैतिक है, मार्क्स बाबा क्या क्या नैतिक है, तो कुछ बातें समझ लें। सबसे ज्यादा नैतिक है समानता। अगर समाज में समानता हो, समानता कौन सी? मुख्य रूप से आर्थिक समानता। और ये मानते हैं कि अगर आर्थिक समानता होगी तो शेष समानताएं तो अपने आप पैदा हो जाएंगी। ये बात कुछ मात्रा में आप भी देखते होंगे कि जिस दिन आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे ना, उस दिन आपके माता पिता का बिहेवियर काफी चेंज हो जाएगा आपके साथ, एकदम चेंज हो जाता है। जिस दिन आपकी नौकरी लगी 70, 80, 90, 100 हजार महीने वाली ISI, जिस दिन आपने जाके ज्वाइन किया उस दिन से आप पाएंगे, उसी उस दिन पहले से दरअसल, और उस दिन के बाद से अचानक रासायनिक परिवर्तन घर में सबके अंदर हो जाता है। फिर वो आपकी बातों का सम्मान करने लगते हैं, महत्व देते हैं, आपकी राय मांगते हैं मुद्दों में कि बेटा ऐसे सोच रहे थे, तुम्हारी क्या राय है? और आप कह रहे मुझसे राय मांगी, पहली बार राय मांगी, राय साहब मुझसे राय मांग रहे, क्या बात है? फिर आप राय देते कि पापा मेरा ख्याल है कि आप गलत सोच रहे हैं, मैं ठीक सोच रही हूँ पापा। फिर पापा बीच में याद आता है उनको, मैं तेरा बाप हूँ। फिर बच्चा कहता है कि हाँ, लेकिन मैं नौकरी करता हूँ, सरकारी पक्की नौकरी है, हर महीने वेतन मिलता है। पूरी सत्ता बदल जाती है एक दिन में। अभी आप लोगों के चेहरे पे चमक देख के मैं समझ रहा हूँ कि आपका मूल शत्रु कौन है, समझ में आ गया मुझे। आप चाह रहे कि एक बार नौकरी मिल जाए फिर देख लूंगा मैं, क्योंकि बचपन से अब तक का चुन चुन के हिसाब लेना है। ऐसा भाव तो ये चुन चुन के हिसाब लेना है, वो होना भी नहीं चाहिए। चलिए, तो पहली बात समानता, समानता में आर्थिक होगी तो बाकी समानताएं अपने आप हो जाएंगी। दूसरी बात, असल में कम्युनिज्म में वो मानते हैं कि राज्य नहीं होगा, निजी संपत्ति नहीं होगी, शोषण दमन नहीं होगा, असमानता नहीं होगी, धर्म की इच्छा या जरूरत ही खत्म हो जाएगी। कार्य करना अपने आप में नैतिक मानता है मार्क्स। वो मानता है कि मनुष्य का मूल स्वभाव काम चोरी का नहीं है, कार्य करने का है, तो कार्य करना एक नैतिक कार्य है। फिर वो ये भी कहते हैं कि मनुष्य मूल रूप से परोपकारी है, मनुष्य मूल रूप से स्वार्थी नहीं है। वो मानते हैं कि मनुष्य मूल रूप से परोपकारी है। तो आप कह सकते हैं समाज के हित में सोचना ये उसका स्वभाव है, कार्य करना भी उसका स्वभाव है, समाज के हित में सोचना, अपना योगदान निभाना जो उसके बस में है, वो सारा भी उसका स्वभाव है। फिर जो राष्ट्रवाद को नहीं मानता वो किस चीज को मानता है? वो अंतरराष्ट्रवाद को मानता है, विश्ववाद को मानता है। तो अंतरराष्ट्रवाद, ये मैंने अंतरराष्ट्रवाद गलत लिखा है पर प्रचलित यही है। कैसे गलत समझ रहे हैं? ये जो रा के ऊपर रेफ है ना, ये दरअसल गलत है पर प्रचलित है। तो जो चलता है सो चलता है, उसको आप मान लीजिए। एक सवाल कुछ लोग कहते हैं कि हिंसा का सिद्धांत क्यों दिया? तो मार्क्स ने कहा कि हिंसक क्रांति भी नैतिक है। क्यों नैतिक है हिंसक क्रांति? याद कीजिए महात्मा गांधी और मार्क्स का अंतर। महात्मा गांधी प्रत्ययवादी हैं या भौतिकवादी हैं? प्रत्ययवादी है। चेतना से भौतिक स्थितियां पैदा होंगी या भौतिक से चेतना? चेतना से भौतिक। और मार्क्स भौतिकवादी है, भौतिक से चेतना। इससे मार्क्स कहते हैं कि हृदय परिवर्तन हो ही नहीं सकता, क्योंकि भौतिक स्थितियां बदले बिना चेतना नहीं बदल सकते। और यदि चेतना बदल ही नहीं सकते किसी की, पूंजीपति की, मालिक की चेतना बदल ही नहीं सकते, तो बराबरी आएगी कैसे? बराबरी लानी ही लानी है। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि अमीरों के विचार बदल सकते हैं, उनका हृदय बदल सकते हैं। मार्क्स कह रहे हैं कि नहीं बदल सकते। और क्योंकि हृदय परिवर्तन या चेतना बदलना संभव नहीं है, इसलिए एक ही रास्ता है कि भौतिक स्थितियां बदलनी होंगी। और भौतिक स्थितियां कोई अमीर आदमी क्यों चाहेगा उसके हाथ से निकले स्थितियां? इसका एक ही तरीका है। फिर राज्य भी उसके साथ में है, सब कुछ उसके पक्ष में खड़ा हुआ है, धर्म उसके पक्ष में है, राष्ट्रवाद उसके पक्ष में है। इसलिए मार्क्स कहता है कि धर्म, राज्य, राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकतावाद, ये सारे के सारे सिर्फ इसलिए पैदा किए गए हैं कि गरीब आदमी अपना हक ना मांग ले। और जब गरीब आदमी अपना हक पहचानता है, मांगता है, उसका दिमाग भटकाने के लिए इन सब खिलौनों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा हो, मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ मुंडन का। मुंडन समझते हो? हुआ है आप लोगों का? बचपन की बात तो नहीं हुआ कभी? चलो, बचपन में तो याद ही नहीं होगा आप लोगों का। जब बच्चे का मुंडन करते हैं ना, वो दृश्य बहुत रोचक होता है, उससे कई सिद्धांत निकलते हैं पॉलिटिक्स के। जब मुंडन होता है तो बच्चे को गोदी में बिठाते, प्यार करते हैं, एक्स्ट्रा प्यार जो उसको रोज नहीं मिलता उतना प्यार करते हैं। तो पहला सिद्धांत है, जब किसी की है ना हजामत करनी हो, पहले उसको एक्स्ट्रा कुछ देते हुए दिखो, ताकि वो आराम से मतलब इस मूड में आ जाए कि हाँ काटो, मुझे काटो। फिर उसके जब उतारते हैं खोपड़ी से बाल, बिहार में कहते हैं छील दिया है। मैंने पहली बार सुना, मैं घबरा गया। मेरा रूममेट था हॉस्टल में, मैंने कहा जा बोला फिर छिलवा के आ रहे हैं। मैं सच में घबरा गया। मैंने कहा ये क्यों फिदाइन बंदा बिना बात के भी क्यों छिलवाना चाह रहा है? तो हम तो हरियाणा से बाल कटवाते हैं, उसने सिर छिलवा के आ रहे हैं हम।
तो मुझे लगा छिलका ना उतर जाए सेल पे कहीं। अच्छा, त्वचा को छिलका बोलने का रिवाज भी वहां पर है। त्वचा को कुछ कुछ प्रसंगों में त्वचा को छिलका बोलने का रिवाज है, चमड़ा बोलने का रिवाज भी है, चमड़ा भी बोलते हैं, चमड़ी नहीं, चमड़ा बोलने का रिवाज भी है। चमड़ी तो हर जगह चलता है। तो मैंने कई बार सुना है ऐसे अपने ही परिवार में, आपको मैंने सुना है कई बार कि जैसे किसी की स्किन मान लीजिए फट गई है तो सब कोई बोल रहा कि चमड़ा आ गया है। मैं तो घबरा जाता हूँ कि चमड़ा कैसे आ गया। और एक बार तो क्या शब्द बोल दिया था पता नहीं, बड़ा रोचक था। इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब है, हर राज्य का अपना तेवर है, अपना भाषा का। वो दूसरे राज्य के व्यक्ति को अजीब सा लगता है और उस राज्य के व्यक्ति को इसका अजीब सा लगता है, बात उतनी ही। बहरहाल छोड़िए इन सब बातों को। हिंसक क्रांति जायज़ है, मार्क्स ऐसा मानना है। और जब उनसे पूछा गया कि हिंसक क्रांति को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, तो बस ध्यान रखिए ये भौतिकवादी है। भौतिकवादी मानते हैं कि बिना भौतिक स्थितियां बदले चेतना बदलेगी नहीं, भौतिक स्थितियां बदलना जरूरी है। और पूंजीपति के पक्ष में कौन कौन है? धर्म भी है, राष्ट्रवाद भी है, राज्य भी है, और ये सब मिलकर गरीब आदमी को शोषित करते हैं। जैसे ही उसको अपना हक समझ में आता है वैसे ही उसके सामने झुंझुना बजाते हैं। मुंडन वाले बच्चे को जैसे सिर पे खुजली होती है ना कि कुछ हुआ है सिर पे, खट से घूम के देखते, पीछे जो अंकल बैठे हैं, जो अजीब से अंकल आए हुए हैं, उनको देखता है खट से। बाकी सब देख रहे हैं उसको कि छिल रहा है। एक उसी को नहीं पता है और पीछे कार्यक्रम चल रहा है उसका। और जैसे ही बच्चे को लगता है कुछ हुआ तो है, क्या हुआ है, बच्चा है छोटा सा, उसको पता नहीं, शीशा देख लूं जाके, इतना दिमाग तो है नहीं उसको। तो शक के भाव से पीछे देखता है घूम के, और उसी स्पीड से सामने बैठा उसका बाप या उसकी माँ या चाचा या मौसी को ही झुंझुना बजाती है ऐसे करके। बच्चा गधा होता है एक नंबर का, वो अपना वास्तविक हित भूल जाता है कि उसकी खोपड़ी पे कुछ हो रहा है। झुंझुने की आवाज और सौंदर्य में खो जाता है। ऐसे ऐसे बढ़ता है झुंझुने के पास, अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेके उसके मुंह में लगाने लगता है झुंझुने को, खुश हो जाता है, और पीछे कार्यक्रम चालू है। यही सिद्धांत है बस। जब जब मजदूर को समझ में आता है कि मैं गधा बन रहा हूं, ऐसे देखता है पीएम को, सीएम को देखा ऐसे, तब तब पीएम में आता है झुंझुना जोर से कि मूल शत्रु पाकिस्तान है। क्या लग तो तुम रहे हो? नहीं, मूल शत्रु पाकिस्तान है, मूल शत्रु ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है। ये सब कह के गधा बना जाते हैं, लोग गधे बन जाते हैं, और इस प्रकार शासन व्यवस्था चलती रहती है, शोषण चलता रहता है। ये मार्क्सवाद क्या है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बहुत इमोशनल हो गए इस बात से। मार्क्सवाद इस तरह से डिफाइन करता है शोषण को, दमन को। अब कुछ पूछेंगे मार्क्सवाद में, बता देंगे ना कुछ कुछ आप लोग, है ना। हर तरह के शोषण का विरोध है, बस ये ध्यान रखिएगा। और उसमें शोषण किसी भी आधार पर हो, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे जाति हो, चाहे नस्ल हो, मार्क्सवाद हर प्रकार के शोषण का विरोध करता है। किंतु समस्या कहां आती है, जेंडर वाले लोग मार्क्सवाद को क्यों स्वीकार नहीं करते आजकल। मार्क्सवाद कहता है कि मूल जो शोषण है वो आर्थिक है। इसलिए यदि आप मार्क्सवादियों से पूछेंगे कि भाई जेंडर पे क्या कहेंगे, आप कहेंगे, वो कहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली आर्थिक डिस्क्रिमिनेशन का ही एक रूप है। यही जाति, यही नस्ल। जातीय भेदभाव एक खिलौना है, मूल भेदभाव आर्थिक है। आर्थिक भेदभाव को ही जाति के रूप में, लिंग के रूप में, नस्ल के रूप में डिफाइन किया गया है। इस वजह से जो जाति वाले हैं, अम्बेडकरवादी, वो कहते हैं ना, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, हम जातीय शोषण को आर्थिक शोषण के एक प्रतीक के रूप में नहीं देखेंगे। हम तो मानते हैं कि आर्थिक शोषण से ज्यादा गहरा है जातीय शोषण। जैसे जेंडर वाले बोलते हैं कि लैंगिक अन्याय आर्थिक अन्याय का एक प्रतीक नहीं है, लैंगिक अन्याय आर्थिक अन्याय से भी ज्यादा गहरा है। और इसलिए वो कहते हैं कि मार्क्सवाद की छतरी के नीचे खड़े होकर अपनी बात कहेंगे, ऐसा नहीं है, तुम छतरी मत बनो ज्यादा, हम अपना सिद्धांत खुद दे लेंगे, कहीं जुड़ेगा तो जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा तो अपनी अपनी छतरी लेके चलो, हम अपने तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मार्क्सवाद कोशिश करता है कि सारे शोषण विरोधी विचारधाराओं को एक छतरी में ले आए। बाकी सब लोग कहते हैं कि नहीं, हम अपने घर में चलेंगे, अपने रास्ते पे चलेंगे, आपकी छतरी में रह के आगे नहीं बढ़ेंगे। ये अंतर है। क्या मैं उम्मीद करूँ कि प्रश्न आएगा तो आप लिख देंगे कुछ ना कुछ, पक्की बात। सर 150 शब्द कुछ ना कुछ बढ़िया लिख के आ जाइएगा, मूल उद्देश्य ये है। चलिए, ये हुआ मार्क्सिस्ट एथिक्स। अब क्या हम प्रश्नों का अभ्यास कर लें या कुछ और पढ़ना चाहेंगे भाई? एक काम करते हैं, पहले हम स्टेट्स वाला देखते हैं, यूपी, एमपी और राजस्थान, क्योंकि क्वेश्चन वहां सीधे आते हैं और यूपीएससी में क्वेश्चन सीधा आता ही नहीं कोई भी। उत्तर प्रदेश, सवाल नंबर 1। उत्तर प्रदेश में एक ही मेन सब तक हुआ ऐसा जिसमें यह सिलेबस था, तो 2 क्वेश्चन आए थे। पहला, गांधी के नैतिक एवं सामाजिक विचारों का परीक्षण कीजिए। जल्दी से बोलो। नैतिक तो बताइए, सामाजिक में वर्ण व्यवस्था को ले लीजिएगा, है ना, वो सब। कांट का नीति शास्त्र आकारवादी एवं कठोरतावादी है, इस मत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा नैतिक जीवन में कांट के नैतिक सिद्धांत के महत्व का मूल्यांकन कीजिए। तो पहला पक्ष है कि क्यों कठोरतावादी है, क्यों आकारवादी है, समझा देंगे आप, कोई निरपेक्ष आदेश वाली बात। और फिर यह कि उसका जीवन में इसका महत्व क्या है, मूल्यांकन कीजिए। इसका महत्व यह है कि बहुत कठोर है, विचलनहीन है, लेकिन अगर व्यक्ति कर्तव्य के रास्ते पर ऐसा चल पाए तो निश्चित रूप से समाज तो महान बन ही जाएगा, ऐसा लिखिए। अब मध्य प्रदेश पर आइए। देखो, आंसर राइटिंग बेसिकली एक आर्ट है। अगर वो कला आपको आती है तो कोई भी प्रश्न आएगा आप लिख देंगे। मेरा ख्याल है कि प्रीलिम्स एक बार हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे, मेंस देने वाले बच्चों का, या जो उम्मीद कर रहे होंगे,
2-3 क्लास रखेंगे सिर्फ आंसर राइटिंग पर, कुछ नहीं। उसमें कुछ क्वेश्चन इथिक्स के लेंगे, सोसाइटी, जस्टिस, पॉलिटी, जो सब्जेक्ट्स में जानता हूँ उन 3-4 सब्जेक्ट्स को लेंगे और 20-30 अलग अलग तरह के प्रश्नों का फॉर्मेट बनाएंगे सिर्फ। क्योंकि बेसिक बात क्या है, ज्ञान पूरा है आपके पास। अब जो असली चीज है वो ये कि आप उसको कैसे 150 शब्दों में लिखते हैं। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि 100 में से 80 लोग यहाँ पर चुकेंगे अभी की स्थिति में, जब तक आप उस पर विशेष काम नहीं करेंगे। उस पर अलग से काम करते हैं कभी, और वो आपका वैकल्पिक विषय जीएस ऐसे सब में काम आएगा। एक ही बेसिक स्टाइल है ना। अब मध्य प्रदेश में छोटे छोटे प्रश्न है बहुत सारे। महात्मा गांधी की नैतिक शिक्षा क्या है तो बता ही देंगे कुछ ना कुछ, है ना। अब क्योंकि 3 ही नंबर का है तो उसमें क्या करना है, केवल पॉइंट्स के रूप में लिखना है, लाइन नहीं लिखनी, केवल पॉइंट्स, हेडिंग्स बना दीजिए। महावीर स्वामी के पंच महाव्रत क्या है? सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत नहीं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। स्वामी विवेकानंद के भाषण के संबंध में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? क्या बात है, शिकागो। अरस्तु कौन है? इनका मुख्य दार्शनिक सिद्धांत क्या है तो बता दीजिए। अरस्तु महान ग्रीक दार्शनिक, प्लेटो का शिष्य था। इसका दार्शनिक सिद्धांत क्या है मुख्य? एक तो मध्यम मार्ग का, ध्यान है, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। सद्गुण का तो है ही। एक जीवन का उद्देश्य संतुलन पूर्ण आनंद है, यूडेमोनिया। तो ब्रैकेट में यूडेमोनिया जरूर लिख दीजिएगा। तो यूडेमोनिज्म मूल सिद्धांत है। एक गोल्डन मीन यानी कि मध्यम मार्ग का सिद्धांत है, ये 2 लिख दीजिए। और सद्गुण तो है ही। श्री अरविंद द्वारा स्थापित दार्शनिक सिद्धांत, इंटीग्रल योगा, ध्यान है, समग्र योग इसको हिंदी में कहते हैं या द्वैत योग कह देते हैं। महात्मा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम है? दोनों नाम लिखिए, एक तो आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और दूसरा हिंद स्वराज। क्योंकि इनके जो इकोनॉमिक एथिक्स है वो सारा का सारा हिंद स्वराज में है, तो उसका भी उतना ही महत्व है। तो दोनों का लिखिए। वैसे एक तीसरी किताब हिंदू धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वर्ण व्यवस्था वाली सारी बातें हैं, चाहे तो उसका जिक्र भी करें। और हो सके तो एक चौथी किताब का भी कीजिए। मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, मैं संकेत कर रहा हूँ, जिसको नाम पता हो केवल हाथ खड़ा कीजिएगा, बोलिएगा मत। गीता पर जो महात्मा गांधी की टीका है, गीता की जो व्याख्या उन्होंने की, जैसे तिलक ने जो की उसका नाम था गीता रहस्य, बोला नहीं, ऐसी महात्मा गांधी ने भी व्याख्या की गीता की। उस पुस्तक का नाम कितने लोगों को पता है? हाथ खड़ा करना सिर्फ। मैंने क्लास में बताया था, ये कह के बताया था एकदम। 2 लोगों को पता है सिर्फ। अ से शुरू है। अच्छा 2 शब्द है, दूसरा शब्द योग है, और पहले वाले शब्द की शुरुआत अ से होती है। अनासक्ति योग, अनासक्ति योग, ठीक है। तो 3-4 पुस्तकें ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद जैन दर्शन में स्याद्वाद, ध्यान है आपको? स्याद्वाद, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। स्याद्वाद हमने ठीक से पढ़ लिया था ना। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, मतलब सापेक्ष रूप में है, सापेक्ष रूप में नहीं है। ये एकात्म मानववाद की व्याख्या किसका विचार है? दीनदयाल उपाध्याय, पढ़ लिया था हमने। गांधी दर्शन में ट्रस्टीशिप की धारणा को समझाइए, वो भी आप जानते हैं, ठीक है। इसके बाद आरएएस या आरटीएस, गीता के अनुसार स्वधर्म को परिभाषित कीजिए, जानते हैं आप लोग। कांट के अनुसार निरपेक्ष आदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, कर लेंगे। निरपेक्ष आदेश 2 शब्दों से मिलकर बना है, निरपेक्ष और आदेश। आदेश का मतलब वो कमांड है, रिक्वेस्ट नहीं है। निरपेक्ष का मतलब किसी भी लालच या भय पर आधारित नहीं है, केवल कर्तव्य के लिए कर्तव्य के भाव से मन में आता है, इसलिए उसको निरपेक्ष आदेश कहते हैं। गीता के अनुसार निष्काम कर्म योग की धारणा का वर्णन कीजिए, हो जाएगा। कांट के अनुसार नैतिकता की पूर्व मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। 3 थी, 3 कौन कौन सी थी? पहली थी संकल्प की स्वतंत्रता, दूसरी थी आत्मा की अमरता, और तीसरी ईश्वर का अस्तित्व। याद आ गया? भगवत गीता किस तरह अर्जुन के समक्ष द्वंद्व का निराकरण करती है? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आप प्रशासनिक दुविधा के निराकरण में किस तरह गीता के सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं? कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया? ये समझाया कि निष्काम कर्म योग है और तुम्हारा काम केवल कर्म करना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो बता दीजिए। और कर्म कौन सा करना है? जो कर्म उस व्यक्ति के वर्ण के अनुसार हो, स्वधर्म हो। अर्जुन जो है क्षत्रिय है, तो अर्जुन का स्वधर्म है क्षात्र धर्म, और क्षात्र धर्म का मतलब सत्य के पक्ष में युद्ध लड़ना, और वो युद्ध से घबरा रहा है। घबराने का मतलब ये भाव है कि मैं अपने लोगों को कैसे मार दूं। तो कृष्ण ने ये समझाया कि ये युद्ध, ये सब प्रतीत होने वाली चीजें हैं, अंततः तुम्हें अपने स्वधर्म का पालन करना है, क्योंकि पूरी व्यवस्था इसी पे टिकी है कि हर व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करे। ये बता दीजिए। फिर आप बताइए कि इससे प्रशासनिक जीवन में आपको क्या फायदा मिलता है? तो गीता का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप कोई काम करें और आपको लगातार आलोचना झेलनी पड़े, विरोध है, ट्रांसफर हो गया, सीएम ने धमका दिया, इतना सारा विरोध है, उस समय गीता बहुत काम आती है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर तो इंसान, तो उसको फल देगा भगवान। वैसे एक समय के बाद फल भगवान नहीं, भगवान देती है, लेकिन तब भी आप कह सकते हैं कि फल जो देगा भगवान देगा, ईश्वर देगा। और इस भरोसे, मतलब इससे क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियों में प्रशासनिक अधिकारी का हौसला बना रहता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा, कई बार आपको ऐसा भी लगेगा, देखिए अगर आप आईएएस बनते हैं और ईमानदार आईएएस बनते हैं, मैं दावे से कह रहा हूं कि आपको ये निराशा जीवन भर रहेगी कि आपके आसपास के लोग आर्थिक रूप से आपसे बहुत आगे निकल गए, और रिटायरमेंट के बाद तो ये भाव आएगा ही आएगा। मतलब मैं तो देखता हूँ रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो सेक्रेटरी रह चुके हैं देश में, मतलब जिनके कलम में इतनी ताकत है कि पूरा देश डरता था, रिटायरमेंट के बाद वो छोटी छोटी ऐसी चीजें ढूंढते हैं, पार्ट टाइम नौकरी ढूंढते हैं, कम से कम बिजी रहें और कुछ वित्तीय मदद होती रहे। ये झेलना आसान नहीं होता है जब सारी ताकत हाथ से निकल जाए।
यदि ईमानदार हैं तो लोग चाहेंगे भी, अरे तेरे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास तो ये है, वो सब होगा। तो ऐसे में वो निष्काम कर्मयोग और स्वधर्म की धारणा है। वो गीता का सार पता है ना, उपदेश का सार, कैलेंडर देखा होगा आसपास कहीं ना कहीं। तुम्हारा क्या था जो लाए थे, क्या है जो ले जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। ये 5-6 वाक्य ठीक से याद कर लीजिएगा, और जब आपको अप्लाई करना हो जीवन में या परीक्षा में लिखना हो तो इनमें से कुछ वाक्यों कोट कर दीजिएगा। भाई जब आपकी आर्थिक संपन्नता की कमी आपको परेशान करे और कोई हीरो बन के तुमसे कहे तुम्हारे पास क्या है, बोलना तुम्हारे पास तुम्हारा क्या है, जो है ठीक है, किसी का था चला जाएगा, ऐसा क्या है इसमें। तो ये जो हौसला है ये गीता से मिलता है, इसका जिक्र आप कर सकते हैं। ठीक है, लोक नायकों व सुधारकों के उपदेश कभी भी पुराने नहीं होते हैं। आधुनिक संदर्भ में उनकी महत्ता को उजागर कीजिए। यह बात सही है, गलत है या अंशतः सही है? भाई किसी भी उपदेश में, किसी भी महान विचार में कुछ चीजें अप्रासंगिक हो सकती हैं जो वर्णन वाला पक्ष है। आप कह सकते हैं कि गीता यदि वर्ण व्यवस्था का समर्थन करती है तो आज हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु गीता जो नैतिक सूत्र बता रही है वो आज भी काम का है। स्वधर्म, निष्काम कर्म, व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार, अपने योग्यताओं, गुणों, अपने दायित्व के अनुसार कर्म करे और तात्कालिक फल की चिंताओं से मुक्त होकर कर्म करेगा तो जीवन में सामान्यतः ज्यादा बेहतर स्थिति में ही रहेगा। ये सिद्धांत तो आज भी काम आता है। महात्मा गांधी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध किया, मशीनों का विरोध किया, क्या आज वो काम आएगा? आज काम नहीं आएगा। पर मशीनों के विरोध के मूल में विचार क्या था कि भारत एक जनसंख्या बहुल देश है, प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, काम मिले, ये तो आज भी काम आएगा। तो आप कहें कि नैतिक विचार दो प्रकार के हैं, एक जो सीधे सीधे आज भी प्रासंगिक है, जैसे स्यादवाद आज भी प्रासंगिक है, या महात्मा गांधी का पंचव्रत आप कह सकते हैं आज भी प्रासंगिक है, ऐसे हजार है, सर्वधर्म समभाव आज भी प्रासंगिक है, ट्रस्टीशिप आज भी प्रासंगिक है। दूसरा, ऐसे विचार जिनका बाहरी आवरण आज प्रासंगिक नहीं है किंतु उनके मूल का नैतिक सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है, और इसमें आप वर्ण व्यवस्था को ला सकते हैं कि वो आज स्वीकार नहीं कर सकते हम, या कुछ ऐसे विचार जिनमें महिलाओं के अधिकार कम थे हम उसको आज नहीं मानेंगे। लेकिन इस पक्ष को हटा दें, भेदभाव को हटा दें, तो उसके पीछे का जो मूल दर्शन है, मूल सिद्धांत है, वो आज के समाज में भी उतना ही प्रासंगिक है। लिख पाएंगे? चलो ठीक है, अब आओ यूपीएससी पर। इनका अलग ही चलता है मामला एकदम। सारा पढ़ने के बाद आप जाएंगे और सोचेंगे बाप रे ये क्या हो गया है। इसमें असली बात है कि 50% प्रश्नों में दार्शनिक काम ही नहीं आएंगे, 40% में काम आएंगे पर नाम के साथ नहीं आएंगे, 10% में ही नाम आएगा। 3 महान नैतिक विचारकों, दार्शनिकों के अवतरण नीचे दिए गए हैं। आपके लिए प्रत्येक अवतरण का वर्तमान संदर्भ में क्या महत्व है स्पष्ट कीजिए। क, पृथ्वी पर हर एक की आवश्यकता पूर्ति के लिए काफी है पर किसी के लालच के लिए कुछ नहीं। महात्मा गांधी। आपको बताना क्या है, एक तो आपको बताना इसका अर्थ क्या है थोड़ा सा, और दूसरा आपको बताना कि वर्तमान संदर्भ में यह महत्वपूर्ण है या नहीं, और है तो कितना महत्वपूर्ण है। आज के समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रकृति का विनाश, वो इकोलॉजिकल इंबैलेंस, वो सब जानते ही हैं। तो पहले शुरू में बताइए कि महात्मा गांधी का ये कथन है, इसका मतलब ये है। अगर ये प्रश्न 150 शब्दों का है तो मैं आपसे कहूंगा कि पहले 50-60 शब्दों में इसका अर्थ बता दीजिए। उसके बाद बताइए कि आज के समय में यह निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है, 1, 2, 3। जितना पॉइंट्स बना सकते हैं उतना पॉइंट्स में लिखिए, पैरा में मत लिखिए। ग्लोबल वार्मिंग, ये चीज, वो चीज, मतलब बहुत सारे जीव जंतुओं के अस्तित्व में खतरा है, उन सब का जिक्र कीजिए। पता लगा ना, व्हाइट जिराफ, केन्या में 3 ही थे, एक माँ और 2 बच्चे। माँ और एक बच्चे को मार दिया कल शिकारियों ने। अब एक बच्चा मेल, अकेला मेल किसी काम का आमतौर पर होता नहीं है, सच में नहीं होता है। क्लोनिंग के मामले में भी वो उतना सूटेबल नहीं है। अकेली फीमेल बच जाए फिर भी संभावना ज्यादा है कि हम क्लोनिंग के प्रोसेस को इजीली इंप्लीमेंट कर लेंगे। अकेला मेल बचा है, व्हाइट जिराफ, तो हो सकता है कि एक और स्पीशीज से हम हाथ धोने वाले, तो इसलिए महात्मा गांधी प्रासंगिक होते हैं। तो ये सब बताइए पॉइंट्स में क्या क्या संकट है। दूसरा, केवल मीनिंग समझ लेना और बताना कि मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मीनिंग समझ में आ गया तो इसका मतलब काम हो जाएगा। लगभग सभी लोग विपत्ति का सामना कर सकते हैं, पर यदि किसी के चरित्र का परीक्षण करना है तो उसे शक्ति, अधिकार दे दो। अब्राहम लिंकन। केवल इसका मतलब बताओ मुझे, मीनिंग क्या है। लगभग सभी लोग विपत्ति का सामना कर सकते हैं, ये बात मोटे तौर पे सही है। जो बहुत ही गोलू किस्म के बच्चे होते हैं उनको छोड़ दीजिए। बहुत गोलू बच्चा थोड़ा तनाव आते रोने लगता है, बहुत जोर से चिल्लपो मचा जाता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ, बिजली क्यों चली गई, गर्मी में एसी नहीं चल रहा है, मैं झेल नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत गोलू बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन जब जीवन में संकट आता है तो अधिकांश लोग संकट से सीख के झेल ही लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जिस चीज का परीक्षण करना है वो ये कि जब उसको शक्ति मिलेगी, अधिकार मिलेगा, तब वो कैसे बिहेव करेगा। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, इतनी प्रसिद्ध है कि मैं उसका नाम भूल गया हूँ, या सीरियल था, मैंने देखा हुआ, मैं आपको उसकी कहानी बताता हूँ। थी में वो एक कहानी है बेसिकली, उस कहानी पर वो बनी है फिल्म भी, और एक वो टीवी सीरियल का एक पक्ष भी था। कहानी ये है कि एक व्यक्ति था घोर वामपंथी, सर्वहारा, मजदूर, बराबरी, पूंजीपति को मार दो, ये फलाना ठिकाना, वो सब उसका था। अच्छा, सर्वहारा बनने की संभावना ज्यादा किसमें है, गरीबों में या अमीरों में? गरीबों में। वो मतलब सर्वहारा तो है ही, साथ में मार्क्सवादी क्रांति को लेकर बहुत उत्साहित है, ऐसा व्यक्ति है। उसी की क्लास में एक विद्यार्थी पढ़ता है, उसका दोस्त है जो रईस परिवार से है, अमीर परिवार से है,
विनम्र है काफी। ये उसको बार बार गाली देता है, तू तो बुर्जुआ है, क्रांति तेरे खिलाफ होगी, तेरी गर्दन कटेगी, ये होगा। वो कहता है अच्छा जब कटेगी कटेगी, अभी तो हम लोग दोस्त हैं, साथ साथ घूमते हैं, कोई बात नहीं। फिर एक बार वो अमीर आदमी अपने घर जा रहा था, ये जो था क्रांतिकारी, इससे उसने कहा तुम कुछ दिन फ्री तो मेरे घर ही चलो, कुछ दिन साथ में रह के आएंगे। कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वो साथ में चला गया, वहां जाकर रहने लगा। अब वहां क्या था, नौकर चाकर थे घर में, पानी भी पीना है तो इतना बोलना है, कोई नाम बोल के XYZ पानी ला दो, पानी आ जाएगा। गर्म पानी चाहिए, चाय चाहिए, पैर दबाना, हाथ दबाना, गर्दन दबानी, जो करना हो करवा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हैं, जो सुविधाएं उसको पहले अपने जीवन में कभी नहीं मिली थी, वो सब मिल गई। अच्छा, जब सुविधाहीन व्यक्ति पहली बार सुविधाओं में आता है ना, तब देखना पड़ता है कि उसकी दरअसल कितनी हैसियत है। बड़े बड़े लोग अमीरी को झेल नहीं पाते, गरीबी को झेलना मुश्किल है, सच में मुश्किल है, पर अमीरी को झेलना भी आसान नहीं है। आप अमीर का मतलब या तो पैसे में, या ताकत में, या सम्मान में, किसी में भी। आप किसी भी सेंस में संपन्न होने के बाद आपके पैर जमीन पे टिके रहें, ये बड़ा मुश्किल काम है। इससे लोग अमीर होते बदहवासी की हालत में आ जाते हैं। और इस व्यक्ति की कहानी क्या है, अमीर व्यक्ति बचाया हुआ अमीर है, वो नौकरों से, घर में काम करने वालों से बड़े तमीज से पेश आता है। इसको पहली बार पावर मिली है, ये पानी वानी मांग रहे, सब सारे काम कर, लाट साहब बन गया है 7 दिन में, एकदम लाट साहब हो गया है। और एक दिन क्या हुआ, किसी नौकर ने उसकी किसी गलत डिमांड को मानने से मना कर दिया, मतलब इतना ही कहा कि सर ये तो ठीक नहीं लग रहा है, और ये उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसको मारना शुरू कर दिया। और तब वो आदमी जो अमीर है वो कह रहा है कि यार आप जो बातें बोलते थे, जो सुन के मैं आपको यहाँ लाया था, और जैसा बिहेवियर आप यहाँ कर रहे हैं, मैं तो लिंक नहीं बिठा पा रहा हूँ क्या वही व्यक्ति है। समझ गए इस प्रश्न का मतलब? विपत्ति को झेलना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात सम्मान, प्रतिष्ठा, धन और ताकत को झेलना है। क्योंकि जब शक्ति हाथ में आती है तो हाथ में खुजली साथ में आती है, और मन करता है उसका इस्तेमाल कर दे, मन करता है उसका प्रयोग कर दे, और प्रयोग आमतौर पर दुरुपयोग होता है। जैसे रावण है, ऐसे कई केसेस हैं। तो इस पेपर में, इस टॉपिक में दरअसल आपको प्रश्नों के मीनिंग समझने हैं और फिर बताने कि ये बात आज लागू होती है नहीं होती। अब आप बताइए, क्या कुछ ऐसे देशों से या ऐसे व्यक्तियों से खतरा है जिनके पास संसाधन बहुत ज्यादा है किंतु समाज के अहित में इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे भारत के लोग मानते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम का होना, या अगर ओसामा जैसे कहते बहुत कोशिश कर रहा था कि परमाणु बम उसके हाथ में आ जाए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके विवेक पर जनता को, समाज को भरोसा नहीं है, उसके पास दुनिया को खत्म करने की ताकत अगर आ जाएगी तो ये बहुत सुकून की बात है, बहुत तनाव की बात है, क्योंकि उसमें उस शक्ति के साथ धैर्य रखने का विवेक नहीं है। अमेरिका के पास संसाधन इतने ज्यादा हों कि वो दुनिया में किसी भी देश को रौंद सकता हो, ये सुकून की बात है, तनाव की बात है? तनाव की बात है। और इसलिए क्षमा, समृद्धि, संपत्ति उसी को शोभित करती है जिसके पास उसे झेलने का तेवर हो, हुनर हो, ताकत हो। अंतिम पहले वाले में, शत्रुओं पर विजय पाने वाले की अपेक्षा मैं अपनी इच्छाओं का दमन करने वाले को अधिक साहसी मानता हूं। शत्रु का दमन करना सबसे आसान काम है। नहीं, कोई शत्रु है उसको मारना पीटना कौन सी बड़ी बात है? 4 मारे आपने, 3 उसने मार दिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आदान प्रदान हुआ, लेन देन हुआ, दोनों लौट के आ गए। और उसके बाद कोई आपसे कहे कि यार एक काम करो, एक दिन व्रत रखो, एक पूरे दिन कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है, ऐसा करके करो एक बार। ये आसान होगा या मुश्किल होगा? ये मुश्किल हो जाएगा। या कोई आपसे सबसे प्रिय वस्तु जो आपकी है वो कहे, जैसे आजकल कहते हैं कि जो लोग फास्ट करते हैं ना, आप में से कितने लोग व्रत रखते हैं? हाँ, जिस भी वजह से रखते होंगे, जिस भी दिन का रखते होंगे, सोमवार का रखते होंगे आप लोग तो, है ना? सोमवार का नहीं, कोई और व्रत। जो भी रखते हैं ना, आजकल नया कंसेप्ट है, अगर सच में व्रत रखना है तो एक दिन मोबाइल फोन से दूर हो जाओ। सच्चा व्रत वो है। भोजन से दूर होने से ज्यादा अच्छा है एक दिन मोबाइल फोन से दूर होना सप्ताह में। तो ये वाला व्रत ज्यादा आसान होगा या मुश्किल होगा? आसान होगा, तो बड़ी बात है भाई, तो ट्राई करो, कर लेते हैं आप लोग, बड़ी बात है। नई जनरेशन तो नहीं कर पाती, आप तो बुढ़े हैं से मतलब। आजकल जो नई जनरेशन है उसको तो आपने फोन छीन लिया ना, मछली का अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे पानी के बिना पानी से बाहर निकाल दिया हो, ऐसी हालत है उनकी। तो ठीक है, मतलब आत्मसंयम करना ज्यादा मुश्किल है, शत्रु को जितना आसान काम है। बता दीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है, एक काम करें, एक ब्रेक कर लें क्या? क्योंकि मुझे लगता है 1 आध घंटा इसमें कम से कम, या एक काम करो ना, सुनो, एक क्लास और रखते हैं, ये भी कर लेंगे, और अप्लाइड फिजिक्स पे 1-2 घंटे में ब्रीफ कर दूंगा। तो कल रखते हैं, कल इसके क्वेश्चंस करेंगे और अप्लाइड फिजिक्स पे 1-2 घंटे सामान्य बात कर लेंगे, बाकी नोट्स पढ़ लीजिएगा। जाइए।